तो टेप लगा के जुगाड़ करके रहा। तो मैंने वापस इंस्टाग्राम पे गया और इनको बाय फूड को वापस रीच आउट किया कि ये सब सिचुएशन है, अभी राइट टाइम है, हम लोग करते हैं करके। तो धीरे धीरे वो मैसेज रोज करते करते, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते, सोल्यूशन डिस्कस करते, ईमेल पे आया इंस्टाग्राम से। फिर ईमेल में डिस्कस करते 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 फिर वो जूम कॉल पे गया, जूम कॉल से फिर टीम्स के कॉल में गया, फिर हम लोग टीम्स का डिस्कशन करते करते। तो ये फरवरी 2020 से एक अगस्त तक हमारा बातचीत चालू था। तो जैसे ही लॉकडाउन बंद होने वाला, हमने सोचा फर्स्ट लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है अभी सितंबर में, तो उन्होंने बोला एक पायलट प्रोजेक्ट करके देखते हैं कि तुम रीच आउट करो लोगों को और बताओ ये बाय फूड विद प्लास्टिक का इवेंट्स, जहाँ पे लोग 20 प्लास्टिक बोतल दे सकते हैं और एक वार्म मील दे सकते हैं। So hello and this is Dishan Dibble and welcome back to the podcast. And आज का podcast is I'm feeling a bit different bro. Like आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मुंबई में बारिश हो रही है bro, weather change हो गया है and मैं थोड़ा सा switch मार दिया intro में. I know because वैसे environment में ऐसा switch आने वाला है ना bro कि आज के podcast में कि बोलते हैं ना क्या पर्यावरण का पर्यावर्तन करने वाले हम लोग. So there is someone special right here from I think so Bhandup and he has something special to tell. संस्कार का इंट्रोडक्शन मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी. मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, लोग वो पहचान लेते हैं मेरे को. People tell you दिशांग. But jokes aside, we have someone really special. Please keep your hands together for Shakti Yadav. Hi Shakti, how are you? Hi Dishang, fantastic, amazing, khatarnak as always. nice energy. As usual, we ask people कैसे reach out किया bro, like क्या scene? What's the story? सीन और स्टोरी एक ही है. मैंने देखा और मैं अटैच्ड हो गया और मैं हर रील्स और हर पॉडकास्ट देखने के लिए ईगर होते जा रहा था. तो मैंने बोला लोग अपनी कहानियां बता रहे, मेरे पास भी बहुत कुछ है दुनिया को बताने के लिए. और मैं मुंबई से हूँ और मेरा इंस्टाग्राम नेम भी बॉम्बे भाई है. मैंने बोला कि बॉम्बे की कहानी बॉम्बे को लोगों बतानी चाहिए अपने को. तो मैंने ऐसे ही इंस्टेंटली मैंने एक ईमेल लिखा, ड्राफ्ट बनाया, फिर मैंने सेंड किया. तो मेरे को पता नहीं कि लोग रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे. 50,000 फॉलोअर्स. बोला ये लोग को शायद अपने से छोटे लोग की कहानी पसंद आएगी कि नहीं आएगी. फिर लकीली रिप्लाई आया. फिर जैसे ही फिर बातचीत हुआ तो फिर मैंने बोला चलो ये तो काम कर गया. मैंने सोचा नहीं काम करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतना था कि अगर स्टार्ट देखने जाएगा तो स्टार्ट ऐसा 5-10 फॉलोअर रहता तो कि मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि हाँ चलो इनको ग्रो करना है, फिर वैसा हो सकता है. पर ऐसा लग रहा था 50,000 एक बड़ा नंबर हो गया. और इतने ऑडियंस और इतना व्यूज देख के मैं खुद शॉक हो गया कि मेरा चांस है कि नहीं इसमें. और लकीली आप लोग ने को वेलकम किया ये कहानी बताने के लिए लोगों को कि क्या करते हैं हम यहाँ पे बम्बई में. अरे ब्रो, बट तेरा स्टोरी वैसा है ना, यू टोल्ड अस कि लाइक इट्स वेरी डिफरेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हाँ, एंड इट्स तेरे किस्से ही ऐसे है कि मैं खुश हो गया ब्रो. लाइक बॉम्बे का लड़का आज जर्मनी जा रहा है, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, और वो भी ऐसी चीज में जो सब लोगों को पता होना चाहिए ब्रो. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक यू शुड टेल इट बाय योरसेल्फ. अवेयरनेस लाओ. एंड गाइज, अगर मैं बीच में बोल रहा हूँ तो तुम लोग कान के नीचे आ जाएगा. मैं दे थिंक लाइक कन्वर्सेशन ऐसे ही रहता है, सिर्फ सुनने का रहता है. इट इज बोथ वे यार, बिकॉज साइड हम लोग बात करेंगे, जब क्वेश्चन पूछेंगे और मैं बीच में इंटरप्ट करके पूछूंगा कि लाइक अगर कुछ डाउट रहेगा तो ही वो लोग आंसर देंगे ना. सो बहुत जन को ऐसा बोलने का रहता है, आई एम गोइंग ऑफ टॉपिक, बट बहुत जन को ऐसे बोलने का रहता है क्या ये बोल रहा है, क्या कर रहा है, बीच बीच में बात मत कर. बट एनीवेज, आई वॉन्ट यू टू टेल एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट ब्रो. लाइक मतलब मैं भी ईगर है सुनने के लिए एंड ऑडियंस भी ईगर है. एंड हाउ कैन यू से कि लाइक वेयर डिड इट स्टार्टेड, कहाँ से ये शुरुआत होगी? लाइक एनवायरमेंट ही क्यों, बाकी कुछ और क्यों नहीं? लाइक सेल्फ में भी तो कर सकता था. लाइक क्या बोलते हैं, ड्राइव कहाँ से आया? तो दिक्कत ये था जहाँ से मैं आता हूँ, फ्रॉम द स्लम्स. ये शुरुआत हुआ जब मैं शिफ्ट हुआ कांदिवली से भांडुप में. और शिफ्ट का रीज़न मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे को लाइफ ने एक सर्कल बना के मेरे को छोड़ा है और मेरे को वहाँ से निकलना है, वो जंगल से. मैं सोचता हूँ पहले जब मैं बॉर्न हुआ, मैं फिर रूरल विलेज में बॉर्न हुआ तमिलनाडु में. और अनलकीली पूरे गांव में एक शॉप भी नहीं था. तो मतलब तुमको कुछ खरीदना भी है तुमको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था. तो वहाँ से फिर मेरे पेरेंट्स माइग्रेट हुए, मुंबई में आए. और फिर हम लोग स्लम्स में रहते थे, भांडुप के मलाड के स्लम्स में रहते थे एकदम स्टार्ट में, जैसे मैं 1 ईयर का था तभी.
और फिर मेरी मम ने देखा कि यहाँ के लोगों का मेंटालिटी बहुत अलग है, यहाँ का थिंकिंग बहुत अलग है, और जो जो चीज़ नहीं करना चाहिए लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर मेरा बच्चा यहाँ बैठा होगा और यहाँ पला बढ़ेगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं है करके। तो फिर तभी मेरे मॉम डैड का न्यूज़पेपर एजेंसी का बिजनेस था, तो वो न्यूज़पेपर्स लेते थे डेपो से या जहाँ से भी न्यूज़पेपर आता है, और उसको सर्कुलेट करते थे लोग रख के। तो फिर मेरे मॉम ने मेरे दादाजी को रीच आउट किया, बोला कि अरे हमारा सिचुएशन ऐसा है, हमको स्लम्स में नहीं रहना है, और मेरा जो फ्यूचर रहेगा, शक्ति का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, ये दिख रहा है मेरी मम्मी को, क्योंकि आते जाते कोई भी उठा के जा रहा है मेरे को, खेल घुमा के लेके आ रहा है आधे घंटे बाद, मेरी मम्मी शौक में कि मैं किधर क्या कर रही है, ढूंढ रही है मेरी मम्मी मेरे को खुद। फिर मेरे दादाजी ने बोला अच्छा ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक मलाड में अथर्वा कॉलेज की इधर महाड़ा कॉलोनी है, तो फिर लकी ड्रॉ से वो हम लोग को एक रूम मिल गया वहाँ पे। तो मेरे दादाजी ने वो गिफ्ट किया फॉर माई फ्यूचर, फॉर माई सिस्टर्स फ्यूचर एंड फॉर हर डॉटर दैट इज माई मॉम। सो वहाँ पे 53 बिल्डिंग्स होते थे, तो एक सोसाइटी था महाड़ा का, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने, मेरे मॉम डैड ने न्यूज़पेपर का बिजनेस जो चालू किया। फिर जब मैं देखता था इतना कष्ट, न्यूज़पेपर है, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, ये पेपर डालना ही पड़े। और पेपर की आदत मेरे को पता चला, नॉलेज इतना पता चला कि लोगों को आदत हो गया न्यूज़पेपर का। कोई कोई लोगों की चाय भी नहीं पीते न्यूज़पेपर नहीं है तो, इतना वो एक आदत और ये हो गया। और उसमें छुट्टी मिलता हमें मुश्किल से पूरे साल में 5 या 10 दिन गिन के, एक होली हो गया जैसा, एक कोई कोई त्योहार में ही मिलता है। और उसमें मेरे मॉम डैड को देख के मेरे को बहुत ज्यादा ये होता था, यार मेरे को कुछ करना है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अवेयरनेस। हाँ, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते थोड़ा नॉलेज गेन हुआ। फिर मैं जैसे 5th या 6th में था, तो मैं 3:30 बजे उठ के मेरे डैड के यहाँ जाता था। फिर वहाँ पे मैं सप्लीमेंट भरता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में बॉम्बे टाइम्स आता है, हिंदुस्तान टाइम्स में HT आता है, तो धीरे धीरे वो भरने लग गया था मैं। मलाड में MM मिठाई वाली के इधर एक हनुमान का मंदिर है, उसके पीछे हम लोग बैठते थे। तो फिर वहां से धीरे धीरे फिर मेरे को मालूम पड़ा कि पैम्पलेट डालेंगे, जो रहता है पैम्पलेट्स और एडवर्टाइजमेंट, उसका ज्यादा पैसा मिलता है। तो मैं एक टाइम पे इतना माहिर हो गया, तो तभी मैं 200 रुपये कमाने लग गया था 8th 9th में। फिर धीरे धीरे वहां से फिर मैंने 10th खत्म किया, फिर उसके बाद 11th 12th मैंने कॉमर्स किया, और जैसी 12th आने तक फिर हमारा जो बिजनेस था वो थोड़ा ड्रॉप हो गया। तो एक लेवल इतना आ गया कि हमको वो सेल आउट ही करना पड़ गया। अब मेरे घर वालों ने, मेरे मॉम डैड ने 18-19 साल खाली न्यूज़पेपर ही बेचा है, तो उनको उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। क्वेश्चन मार्क हाँ, कि करना क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अभी इतना है कि लड़के लोग मिल नहीं रहे, बारिश में इतना तकलीफ, मेरी मम्मी 1-2 बजे तक खड़ी रहती थी धूप में, नाश्ता तो कभी मिला ही नहीं जिंदगी में, कि मम्मी स्टॉल पे है, पापा लाइन संभाल रहे, फिर मैं न्यूज़पेपर डालने लग गया जरूरत पे, फिर स्कूल जाना पड़ रहा है, फिर कॉलेज के टाइम भी सुबह डालो 6 बजे न्यूज़पेपर डालो, फिर कॉलेज जाओ। फिर वहाँ से बेचा तो हमको पता नहीं करना क्या था। तो मेरे डैड ने, मेरे दादाजी जो है, डैड के जो भी फादर, उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो थी हमारे, तो उनके पास थोड़ा वक्त गुजारने के, क्योंकि 20 साल में कभी उन्होंने उनके फैमिली को टाइम नहीं दिया, हमको दिया, पर उनके मॉम डैड को कभी उन्होंने कुछ खुश नहीं कराया। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा वहाँ देख के कुछ सेटलमेंट करता हूँ। तो अब हम लोग ने बोला हमारे पास क्या ऑप्शन है, मेरा 12th हो गया, मेरी बहन का 10th हो गया, तो मेरे अंकल रहते थे लकीली विक्रोली में, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आ जाओ और हम तुमको सपोर्ट करते हैं करके। फिर वैसा करके हम लोग भांडुप के स्लम्स में आए। फिर मैंने बोला कि लाइफ कितनी खतरनाक है। मैं पैदा हुआ था गांव में, फिर यहाँ आया, मैं स्लम से बिल्डिंग में गया, अब मेरे को लाइफ ने वापस स्लम्स में डाल दिया है, और वहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जब ये पेपर का बिजनेस था तभी थोड़ा बहुत ये खर्चे के लिए भी पैसा निकल जाता था मेरा, क्योंकि फिर मैं बिलिंग लोगों के घर पे जाता था, फिर वो बिल कितना हो 1 महीने का वो देखता था, फिर उनसे पैसा लेता था, फिर उससे ही मेरे डैड माल खरीदते थे, न्यूज़पेपर खरीदते थे। तो ये सर्कल में मेरे पास थोड़े बहुत पैसे रहते हैं और मेरा पैसा ही नहीं है, और मेरे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने भांडुप में NES रत्नम कॉलेज में एडमिशन लिया BCom के लिए। अब दिक्कत ये हो गया था कि मैं था इंट्रोवर्ट तभी, और नई जगह भांडुप, स्लम्स, लोग मेरे को समझ नहीं आ रहे, चौल सिस्टम क्या है, लोग किधर भी कचरा फेंक रहे, 200 मीटर दूर भी नहीं जा रहे, कचरे डब्बे पे सीधा नाले में फेंक दे रहे हैं। ये सब मैं इस एनवायरनमेंट में कभी पला बड़ा ही नहीं हूँ। मैं एकदम थोड़ा ओके इस टाइप पे बोल सकते हैं, वैसा मैं मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा, पर ये सब सिनेरियोस देख के वो एक मैच बॉक्स अपार्टमेंट में रहने के लिए बहुत ये हो गया था मेरे को, क्योंकि वहां पे थोड़ा बड़ा रूम था, और ये मैच बॉक्स अपार्टमेंट 8x8 का छोटा सा खोली, उसमें क्या ही कर सकता है इंसान। और ऐसा वो एनवायरनमेंट ऐसा है कि तुम ट्रैप्ड हो जाते हो। तो मेरा हमेशा से एक गोल था कि मेरे को इधर से निकलना है,
और मेरे को कैसे भी ये स्लम से निकल के वापस बिल्डिंग जाना है जहाँ मेरे को और कंफर्टेबल होऊंगा। फिर जैसे ही मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया, इंट्रोवर्ट था मैं, तो फिर मैं ज़्यादा किससे बात नहीं करता था और मेरे भांडुप में कोई दोस्त भी नहीं था। और मेरे लिए मेरे दोस्त लोग काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं आज भी यहाँ हूँ और जो भी कर रहा हूँ उनके बिना मैं कर ही नहीं पाता था। उन्होंने मेरे को पुश किया फर्स्ट ईयर से। फिर मैं धीरे धीरे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गया इंट्रोवर्ट से। फिर सेकेंड ईयर में मैं स्टूडेंट काउंसिल का हेड बन गया। फिर ऐसा एंटरप्रेन्योर सेल में, एनएसएस में थोड़ा थोड़ा लीड लेते लेते थर्ड ईयर में मैं कॉमर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बन गया। तो लाइक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट, और लोग मेरे को जानने लग गए कि धीरे धीरे मेरा नाम होने लग गया। मैं कॉलेज के लिए काम करता था। फिर मैंने बोला अब दिक्कत ये है कि पैसा तो है नहीं घर पे। अब हमारा जो वो घर था उससे रेंट आता था, उससे ही कुछ ना कुछ चलता था। और मेरी बहन को भी यही कॉलेज में आना था। तो मैंने बोला यार थोड़ा नाम बनाता हूँ कि मेरी बहन का भी किधर काम हो जाए कॉलेज में। तो वैसे मैंने नाम बनाया, टीचर्स का नाम बनाया। और फिर मैंने बोला पैसा है नहीं तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो हर तरीके का फिर जुगाड़ करना चालू किया हम लोग ने। धीरे धीरे मेरे दोस्त लोग होटल मैनेजमेंट में थे। फिर उनके साथ में उनका आईडी पहन के वेटर बन गया। फिर कभी स्वीपर बन गया, एक 500 रुपये 6 घंटे के लिए। बोला इतनी सब परिस्थिति देखा है हमने। बोला जो चाहिए वो पैसे के लिए करना ही पड़ रहा था, क्योंकि मेरे पास घर चाहिए और मेरे को घर से मांगना नहीं है, पता है मेरे घर पे है नहीं। तो मैं उधर जाके जिद करके, मेरे को कोई चीज़ चाहिए नहीं थी। करेक्ट। जिंदगी बहुत ज़्यादा अलग अलग मोड़ पे लेके गई मेरे को। और मैंने इतना काम किया, अलग अलग जगह काम किया। फिर मैंने डॉक्टर मेहर मास्टरनूस करके एक पारसी लेडी है, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और गाइडेंस और मेंटरशिप दिया लाइफ में। उन्होंने सिखाया कुछ नहीं, मैं उनसे खुद सीख गया काफ़ी चीज़ें। लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते, तो वहाँ से कैसा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में वेस्टर्नर्स इंडिया में आके पीएचडी और एमफिल करते थे और उनको सर्टिफिकेशन यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता था, यूएनओ से। तो यहाँ पे इंडिया में किधर से भी करोगे तो वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, उसके ऊपर उनका डायरेक्ट टचअप था। तो वो तभी के टाइम पे सोनिया गांधी के साथ मैडम चेस खेले, तो उनका फोटोज वगैरह है और वो वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है। और उनका जो ये कॉलेज है, दीवार में जगह ही नहीं है, इतना सर्टिफिकेट लग गया है। सही। मतलब 1000 के ऊपर है और पेटी में तो अलग है। और वहाँ पे इतने तरह तरह के लोग पढ़ते थे। मतलब एक पेन के निब का किसी ने ये किया है, खाली रिसर्च किया, एक थीसिस लिखा है कि ये कहाँ से है, क्या है। फिर वॉकिंग मैंगो ट्री करके, और वो संजान में, गुजरात, ये बॉर्डर है महाराष्ट्र और गुजरात का। तो वो ट्री का कैसा सिचुएशन है, वो ट्री का जो ब्रांच है वो जमीन पे जब गिरता है वहां से दूसरा पेड़ उगता है। और फिर वो जब दूसरा ब्रांच जब गिरेगा तो वहां से, तो ये ट्री का नाम हो गया वॉकिंग मैंगो ट्री। तो ऐसे ऐसे इतने वैदिक के बारे में मैंने पढ़ा। फिर जैनिज्म के बारे में पढ़ा मैंने। फिर ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग चीज लिख रहे। फिर लेप्रेसी के बारे में मैंने पढ़ा। फिर इतना नॉलेज मेरे को वो बुक में ही मिल गया, इतने सारे थीसिस में। फिर धीरे धीरे उनसे मैं काम करते करते फिर मैंने पहली बार सर रतन टाटा सर को देखा था यहाँ पे रशियन साइंस का कल्चर में। तो उनको मैंने जब देखा और मैंने बोला ये भगवान को देख लिया है मैंने। कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ और मैं किनके सामने खड़ा और किनको देख रहा हूँ लाइव। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो अंदर से ऐसा फील आ जाता है कि कहाँ था, कहाँ पे आ मैंने गया। सोचा ही नहीं कि मैं ये देख सकता हूँ सर को। वो लेजेंडरी है यार। उनको तो गॉड को कैसे कोई देख सकता है, और कोई सामने इतना क्लोज। और मैंने फोटो भी मिल गया और लकी हो गया मैं। अरे मैं तो आज भी हूँ, मेरे को इतना छप गया मेरे दिल और दिमाग में वो इंस्टेंट, वो टाइम क्या था, आधा 1 घंटा सर को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। तब मेरे को लगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, सही ट्रैक पे हूँ। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज चालू होते होते फिर मेरी मम्मी का ये था कि so I'm the first generation learner from my family. No one has ever graduated or no one has ever done 10th or HSC or SSC. For me doing my bachelor's and फिर वहाँ से मैंने मेरे मम्मी का ड्रीम था कि मैं MBA करूँ, क्योंकि मेरे जो दूसरे अंकल है उन्होंने MBA किया। तो मेरे मॉम ने भी पढ़ाई नहीं किया है, मेरे डैड ने भी नहीं किया है, उनके डैड ने भी नहीं किया है। तो फिर मैंने सोचा कि MBA करता हूँ करके। फिर मैंने एंट्रेंस दिया और लकीली मेरे को एक कॉलेज मिल गया। फिर मैं वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन ले लिया, इतना कुछ कर लिया, फिर मैंने सोचा यार अभी MBA तो कर लूँगा, फिर मेरे को काम भी करना पड़ेगा। और पहली बात MBA करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब मैं बिना पैसे के पढ़ाई कैसे करूँ। फिर मैंने लोन डाला, लोन अप्लाई किया, एजुकेशन लोन। फिर वो एजुकेशन लोन से फिर मेरा MBA स्टार्ट हुआ। और लॉकडाउन 6 महीने हो गया और लॉकडाउन लग गया। और ये सब टाइम में मेरे को 2-3 चीज़ें ऐसा इंस्टेंसेस है। जब मैं कॉलेज जाता था, ये मानसून में बहुत हेट करता था, क्योंकि जो हम लोग रहते हैं, जो स्लम्स है, उसका रोड बहुत नैरो है।
तो मतलब एक बस ही जा सकता है उसमें, तो 2 बस आएगा तो इम्पॉसिबल है 2 बस आना जाना, ऐसा तो एक ही जा सकता है ऐसा। तो वहां पे कैसे जब भी बारिश हो ये नाला भर जाता है, और मेन कारण है लोग अपना कचरा फेंकते, प्लास्टिक फेंकते, और ये बॉटल एकदम ऊपर दिखता है, एकदम ऐसा रुका रहता है, और पानी ऐसा वो नाले से बाहर आ जाता है, और उसमें मेरे को और मेरे दोस्तों को चल के जाना है। मैंने बोला यार अभी क्या है ये, मेरे को इतना ही हो रहा है कि मैं किधर क्या कर रहा हूँ, मतलब इतना क्या, लोगों को थोड़ा बेसिक, थोड़ा तुम ह्यूमैनिटी रख के कचरे डब्बे तक तो डालो यार। तुम जो डाल रहे हो वो आज तुमको ही परेशानी और हमको ही परेशानी आ रहा है करके, तो इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर धीरे धीरे हम लोग एनजीओज में काम करने लग गए। फिर लकीली एक दिन बहुत बारिश में मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, तो लोग प्लास्टिक बोतल देके खाना ले रहे। हाँ, तो मैंने बोला ये क्या है, प्लास्टिक बोतल देके कौन खाना देता है, इसका लॉजिक क्या है। तो फिर मैंने बोला यार ये मुंबई में चालू होगा तो मजा आएगा, मेरे दोस्तों बोला। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला ये सब वेस्टर्न कल्चर है भाई, यहाँ सब ये सब आइडिया नहीं होगा, ये सब बाहर गाँव में फॉरेन में अच्छा लगता है, इंडिया में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम लोगों ने हंसी मजाक लिया, मैं भी सोचा नहीं पॉसिबल है, नहीं होगा। फिर मैंने सोचा यार मेरे को प्रॉब्लम दिख गया, मेरे को सोल्यूशन अपने आप दिख रहा है, तो मैं दोनों को मैच क्यों नहीं करूँ करके। फिर मैं घर पे गया, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बाई फूड विद प्लास्टिक। तो वो लोग इवेंट्स करते हैं निकरागा में, सेंट्रल अमेरिका में, और अफ्रीका घाना में, जहाँ पे लोग 20 प्लास्टिक बोतल देके वार्म मील ले सकते हैं। तो मैंने बोला यार ये सही है। फिर मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने इंस्टाग्राम में जो फाउंडर है खलील रादी, उनको मैंने रीच आउट किया कि मेरे को बहुत सही लग रहा है तुम्हारा आइडिया, और मेरे को ये इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है। और लकीली मैं ऑटो रिक्शा में था यहाँ पे मुंबई में मेरे दोस्त के साथ, और मेरे फाउंडर्स थे जूरिक में, स्विस ट्रैम में, और ये स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा एक 18-19 साल का बच्चा सपने देख रहा हूँ ये सब पॉसिबल है क्या, मस्ती मजाक में जो बात है वो एक लेवल अप होते जा रहा है। फिर धीरे धीरे ये बातचीत हुआ, वो कॉलेज के टाइम पे, डिग्री कॉलेज के टाइम में, उन्होंने बोला हमारा फंड्स नहीं है तो हम लोग और कंट्रीज में नहीं जाएंगे करके। तो मैंने बोला ठीक है, अब नहीं है तो नहीं, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ करके, और ऑप्शंस नहीं है मेरे पास। और हर वो तीन साल जो मैं चल के आता था कॉलेज, हर 3 साल मेरे को रिग्रेट ही हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई तो समझाए, कोई तो सोल्यूशन निकाले इसका। फिर जैसे ही MBA करते करते फिर मैं अलग अलग कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने लग गया, क्योंकि मेरे दोस्त लोगों का काफ़ी NGOs था, और मेरे को सोशल वर्क और लोगों को मदद करना बहुत काफ़ी पहले से ही पसंद था। और फिर करते करते मैं अलग अलग कम्युनिटी से मिलने लगा, अलग अलग प्रॉब्लम्स जानने लगा, किसी का पानी है, किसी का खाना है, और किसी का ये प्लास्टिक को भी रिलेटेड है कि बैग है, बच्चे लोग वही प्लास्टिक के ढक्कन को खा लेते हैं गलती से। हाँ, तो ये छोटे बच्चे, हाँ छोटे छोटे बच्चे लोग, क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो फिर वैसे ऐसे करते फिर मैं जब MBA कर रहा था, कम्युनिटीज़ को मिला, कंपनीज को मिला, फिर CSR के बारे में जाना मैंने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, CSR से क्या क्या कर सकते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे दोस्त लोगों ने देखा कि कम्युनिटीज़, तो मुंबई बंद हो गया। और मैंने सुना, और मेरी नानी कहती थी कि मेरे मुंबई की लोकल को कभी बंद होते हुए हमने नहीं देखा है, और मुंबई की लोकल बंद हो गई मतलब बहुत बड़ा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो सब डरे हुए थे, हम भी डरे हुए। तो धीरे धीरे हम जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, हम लोग ने फंड्स इकट्ठा कर करके फिर हम लोग ने जितने लोगों को हेल्प कर सकते उतने लोगों को हेल्प किया लॉकडाउन में। पर एक टाइम ऐसा आ गया था, सब खत्म हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, सब सेविंग जो भी छोटा मोटा था वो भी खत्म हो गया, लोग भी अभी सपोर्ट पे नहीं है। मैं बोला अब करूँ क्या करके, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं 3 टाइम का खाना खा सकता हूँ, पर मेरे बाजू में ही एक 2-3 किलोमीटर दूर कम्युनिटी से जिनको 1 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं बोला मैं क्या ही कर रहा हूँ, मतलब मैं खा पा रहा हूँ पर उनको नहीं खिला पा रहा हूँ करके, इसका सोल्यूशन मेरे पास है नहीं करके। फिर वापस मैं इंटरनेट पे गया, और मेरे पास तभी टूटा हुआ MI का फ़ोन था, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने जिसको टेप लगा के लगाया था कि वही जुगाड़ है, मेरे पास अब पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूँ नया फ़ोन, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो टेप लगा के जुगाड़ करके रहा। तो मैंने वापस इंस्टाग्राम पे गया और इनको बाई फूड को वापस रीच आउट किया कि ये सब सिचुएशन है, अभी राइट टाइम है, हम लोग करते हैं करके। तो धीरे धीरे वो मैसेज रोज करते करते, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते, सोल्यूशन डिस्कस करते, ईमेल पे आया इंस्टाग्राम से। फिर ईमेल में डिस्कस करते 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 फिर वो जूम कॉल पे गया, जूम कॉल से फिर टीम्स के कॉल में गया, फिर हम लोग टीम्स या डिस्कशन करते करते। तो ये फरवरी 2020 से एक अगस्त तक हमारा बातचीत चालू था। तो जैसे ही लॉकडाउन बंद होने वाला, हमने सोचा फर्स्ट लॉकडाउन है वो ख़त्म हो रहा है अभी सितंबर में, तो उन्होंने बोला एक पायलट प्रोजेक्ट करके देखते कि तुम रीच आउट करो लोगों को और बताओ ये बाई फूड विद प्लास्टिक का इवेंट्स
जहाँ पे लोग 20 प्लास्टिक बोतल दे सकते और एक वार्म मील दे सकते। तो तभी क्या था, लॉकडाउन था, तो हम लोग खाने के इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते थे मील्स में, तो हम लोगों ने बोला रेशन किट बेस्ट है कि बॉटल लो और उनको रेशन किट दे दो, तो इंटरेक्शन भी नहीं है कोविड का इतना ज्यादा। करेक्ट। तो फिर हम लोगों ने गए, हम लोग पहले कम्युनिटीज को गए और मैं समझाने गया उनको, तो लोग हंसने लग गए, समझ ही नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ करके, क्योंकि यहाँ का वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि लोगों को खाना दे रहे हो, कोई पैसे से ही मिलेगा, हाँ, ऐसे ये क्या है, हम खाई के लिए प्लास्टिक बोतल, हमको ऐसी दे लगा दो। मजाक करेगा। हाँ, बोलते तुम हमको ऐसी दे दो ना, क्यों हमको प्लास्टिक बोतल दे दे। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि ये अवेयरनेस दिलाना चालू किया, ये प्लास्टिक वेस्ट से क्या क्या इशू हो रहा है, तुम्हारे इधर ही बच्चे लोग के इधर ऐसा कम्युनिटीज में हो रहा है, और तुम्हारा एनवायरनमेंट को तुम सपोर्ट कर रहे हो, प्लास्टिक एज ए करेंसी दे रहे हो, तुम हक से खाना ले रहे हो हमसे पैसा दे के, हम तुमको फ्री में नहीं दे रहे, तुम हमको प्लास्टिक के बदले प्लास्टिक दे रहे हो और हम तुमको खाना दे रहे हो, प्लास्टिक एक करेंसी हो गया। हाँ, क्योंकि हर जगह पैसा दे के खाना लेते हैं, हर जगह पैसे से काम होता है, तो ये भी एक पैसा का मीडियम है। तो फिर उनको ऐसा सब समझाया। पहले इवेंट हमारा सक्सेस भी हो गया, 1000 प्लस प्लास्टिक बोतल जमा हो गए, 70 फैमिलीज को हम लोगों ने हेल्प किया। हमें दिक्कत ये हो गया, प्लास्टिक बोतल तो ले लिया, ठीक है, अब प्लास्टिक बोतल जमा कर लिया, वो मेरे दोस्त के गोडाउन में रख दिया, और हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे अच्छा हो गया, अरे इवेंट हो गया, बाय फूड विद प्लास्टिक मुंबई इंडिया, कुछ अभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, पायलट प्रोजेक्ट हिट हो गया। मेरे फाउंडर्स भी स्विट्जरलैंड में एकदम खुश हो गए, बोले अरे सही हो गया जो भी हो रहा है, अब कुछ नेक्स्ट क्या है, ऐसा करके प्लान्स होने चालू हुआ। तो मेरा एक हफ्ते बाद मेरा दोस्त मेरे को कॉल करता है, अरे ये प्लास्टिक बोतल का क्या करना है अभी यहाँ पे तूने रख तो दिया है। फिर मैंने कभी सोचा ही नहीं क्या करना है, अब मेरे को एक्साइटेड था कि ये चालू करना है कैसे, लोगों को अवेयर दिलाओ कि क्या करना चाहते हैं हम लोग, और एक नया इनिशिएटिव है यहाँ पे। You were basically seeing the good side कि बाबा खाना भी गया, ये सब हो गया, और प्लास्टिक भी ये, हाँ, तो एंड मैंने सोचा नहीं क्या है, प्लास्टिक बचा लिया, उनके कम्युनिटी से जो है वो कम्युनिटी से ही अपना प्लास्टिक कलेक्शन करते और वो कम्युनिटी को भी अच्छा कर रहे, मतलब वो कम्युनिटी भी थोड़ा क्लीन हो गया करके। बोला अभी अब मैं क्या करूँ प्लास्टिक का, मेरे को तो पता भी नहीं क्या, मैंने पढ़ा है MBA मार्केटिंग, और मतलब मेरे को पता नहीं ये सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ये सब क्या है, प्लास्टिक का कैटेगरीज क्या है, वो क्या रिसाइकल होता है, तो मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है। मैंने बीकॉम कॉमर्स किया है, मेरा कुछ रिलेशन ही नहीं है इसमें, साइंस का किधर नाता ही नहीं है मेरे इसमें। बोला करूँ क्या करके, फिर मैं बोला देखो, मैंने इंस्टाग्राम से बाय फूड विद प्लास्टिक को सर्च किया, तो मैंने बोला वापस इंस्टाग्राम और वापस इंटरनेट पे जाता हूँ, तो 1-2-3 दिन का रिसर्च किया मैंने, और मेरे को मालूम पड़ा बिस्लरी का बॉटल्स को चेंज करके प्रोग्राम है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे NGOs और सोसाइटी से वो लोग प्लास्टिक बोतल कलेक्ट करते हैं और उसको रिसाइकल करते हैं वो लोग। तो मैंने बोला बेस्ट है यार, मैं रीच आउट करता हूँ, और मेरे कुछ 1000-2000 फॉलोअर है, तभी 1000-1500 फॉलोअर रहेंगे, और मैंने उनको ऐसे DM किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, 2-3, फिर मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, ट्विटर में मैंने सब जगह कोशिश किया करने, फिर लकीली किसी का ईमेल आया मेरे को कि वी वांट टू मीट यू एंड वी वांट टू लर्न अबाउट बाय फूड विद प्लास्टिक। तो मेरा पहला इंटरेक्शन था किसी कंपनी के साथ, किसी लोगों के साथ जो समझ पा रहा है मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे गया, मैंने पूरा स्टोरी बताया, और नेक्स्ट 1 वीक में हम लोगों ने MOU साइन कर लिया उनके साथ 1 साल का, कि हमारे इवेंट्स का जो भी प्लास्टिक कलेक्ट होएगा वो बिस्लरी हमारे लिए रिसाइकल करेगा करके। तो मैंने बोला चलो एंड कर दिया, सर्कल एंड हो गया। अब मेरे को पता चल, अब मैं और इवेंट कर सकता हूँ, और मेरे को पता है किधर जाने वाला है प्लास्टिक करके। But मेरा क्वेश्चन ये है कि like was there any monetary benefit that you were getting out of it, or it was just like सर्विस, सोशल सर्विस fully that's off यार। इतना अगर मेरे को, मैं ये MBA के टाइम कर रहा था, जैसे MBA चल रहा ही था मेरा तभी भी 1920-2021 करके, तो सितंबर में चालू किया, और 21 में मेरा था कि मई जून में मैं कोई प्लेसमेंट में बैठ जाऊंगा, और फिर कोई अच्छे खासे कंपनी में AC में मस्त कंप्यूटर, एक सेकंड ना, हाँ AC में बैठ के मस्त कंप्यूटर में काम करूंगा, पैकेज अच्छा खासा मिल जाएगा, लोन भी चुक जाएगा करके, ये मेरा प्लान था करे, ऐसा करने का है करके। तो पर वो धीरे धीरे जब इनिशिएट हुआ, वो नेक्स्ट लेवल बनने, अब मेरे फाउंडर्स बोले कि अरे बहुत बढ़िया हो गया, लेट्स डू मोर इवेंट्स नाउ, लेट्स कुड यू नो टेल मी मोर अबाउट द सिचुएशन देयर, what solutions can we make possible over there. फिर we registered as a non-profit organization in 2021 itself, where I thought where I'll be sitting in some company and having so much money in AC and everything, but I registered a non-profit organization named as Buy Food with Plastic India, and things changed out, and from there वहाँ से फिर मेरे को पता चला कि बहुत लीगैलिटीज है इसमें, कंप्लायंसेस है, और ये वापस मेरे को समझ ही नहीं आता है, फाइनेंस में आता है ये मार्केटिंग, तो मैं ये क्या करूँ,
इसको कैसे टैकल करूँ करके। तो लकीली जब मैं MBA कर रहा था, मेरा जिसन करके एक दोस्त था, जिसन सैमुअल, तो मैंने उसको रीच आउट किया, वो फाइनेंस किया था उसका स्पेशलाइजेशन। मैंने बोला यार सही है, फाइनेंस गाइड भी मिल जाएगा, वो फाइनेंस संभाले और मैं मार्केटिंग संभालूंगा, बाकी ऑपरेशन भी देख लूंगा करके। तो मैंने जिसन को समझाया ऐसा सा कि ये बाय फूड विद प्लास्टिक है, वी डू लाइव इवेंट्स वेयर पीपल कैन एक्सचेंज 20 प्लास्टिक बॉटल्स एंड दे कैन गेट अ वार्म मील इंस्टेड ऑफ दैट। तो मैंने उसको एकदम अच्छे से बताया कि ये प्रोसीजर अभी तक ऐसा है। तो फिर लकीली जिसन मान गया और जिसन सेकंड डायरेक्टर भी बन गया। तो तभी 2 डायरेक्टर्स चाहिए थे कंपनी के लिए। तो मैं 21-22 साल का डायरेक्टर बन गया। मेरे को बोला ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो क्या करना चाहता था और ये कहाँ से कहाँ बदलने लग गया। फिर जैसे ही फिर लीगैलिटीज जिसन हैंडल करने लग गया, तो धीरे धीरे हम लोगों ने मोर इवेंट्स करना चालू किया बाय फूड का। तो भांडुप के इधर ही हम लोगों ने कम्युनिटीज को टारगेट करना सोचा। अंडर प्रिविलेज्ड बोल सकते हैं, पीपल इन द स्लम्स बोल सकते हैं, पीपल हु डोंट हैव प्रॉपर हाउसेस बोल सकते हैं। तो उनको धीरे धीरे हम लोग 4 कम्युनिटीज, एक भांडुप ईस्ट में, भांडुप वेस्ट में, नाहौर में और ऐसी थाने मुलन में कम्युनिटीज है। तो वहाँ पे हम उनको जाके फिर बताने लग गए, अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग दिन पे अलग अलग इवेंट्स करना चालू कर दिए। और एक हफ्ते पहले से, अब मैंने 1 इवेंट कर लिया, 2 इवेंट कर लिया, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया उनको कन्विंस करने के लिए कि व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू एंड व्हाई। सीख गया था तो बेसिकली क्या मेरे को हाँ कैसा बताना है, क्या बोलना है और बच्चे लोगों को कैसा बोलना है और बच्चे लोग कैसा वो अवेयरनेस करते। तो धीरे धीरे मैंने करना चालू किया और मैंने नोटिस ये किया कि इवेंट्स कर रहे बड़े लोग, बस अडल्ट समझ रहे व्हाट वी डू एंड व्हाई वी डू एंड व्हाट बाय फूड विद प्लास्टिक इज। पर ये बच्चे लोग आ रहे हैं खाली दोस्तों के साथ अपना बॉटल लेके 20, कोई धक्का दे रहा है, कोई गिर गया है, कोई मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, पर ये लोगों को समझ नहीं आ रहा अपन क्या कर रहे हैं। ये लोगों को खाली बॉटल दे रहे, खाना दे रहे, उतने में लोगों को वो प्राइस मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये देंगे तो ये मिलेगा। उनको समझ रहा नहीं कि क्यों कर रहे हैं ये लोग। आफ्टर थॉट ही मालूम। हाँ, इतने छोटे बच्चे लोग को हम लोग समझा कैसे, अडल्ट समझ गया और वो लोग आ भी रहे। तो एक एक इवेंट में 300, 250, 350 लोग, 350 पीपल ज्वाइन ऐसा। तो ये कम्युनिटी इवेंट करके हम लोगों ने उसको नाम दिया, वेयर द होल कम्युनिटी कम्स टुगेदर। वी हैव आवर अवेयरनेस सेशन फॉर एडल्ट्स एज वेल, so that they know what plastic is, how they can tackle plastic, how they can segregate plastic and give it to us as well. So बच्चे लोग को कैसे बताए कि यार ये क्या है करके। फिर मैं और मेरी टीम यहाँ से, इंडिया और स्विस से, हम लोगों ने एक अवेयरनेस सेशन मॉडल शुरू करने का सोचा फॉर चिल्ड्रंस। तो वहाँ से मैंने क्या किया, 20 ड्राइंग्स है वो मैंने इंटरनेट से निकाला और वो जो कोरिलेट करता है प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के लिए। तो उसको मैंने एक एजुकेशनल बुकलेट करके बोल दिया, बाय फूड विद प्लास्टिक इंडिया एजुकेशनल बुकलेट। तो ये इवेंट्स के बाद जैसे हम लोग अवेयरनेस सेशंस रखते हैं अडल्ट्स के लिए, एक 20 मिनट्स का, उसके बाद हम लोगों ने बच्चे लोग को बिठा के, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, वॉलंटियर्स थे, वर्कर्स थे, हम लोग सब लोग, तो हम लोग फिर बिठा के उनको कलरिंग करने बोलते थे। तो कलरिंग करते करते इनको समझ आ रहा है कि अरे ये प्लास्टिक उसमें दिखाते हम, वो ड्राइंग्स में इतना अच्छे से दिखता है कि प्लास्टिक को तुमको बाहर नहीं फेंक रहा है नाले में, तुमको डस्टबिन में रखना है, तुमको क्या कैसे कैसे प्लास्टिक बचा सकते हैं, तुम कैसे रिसाइकल कर सकते हो उसका, तुम फ्लावर पॉट भी बना सकते हो प्लास्टिक का। तो ये करते करते उनको समझ रहा है अच्छा ये लोग ये प्लास्टिक बचाने के लिए बता रहे हैं, अच्छा ये प्लास्टिक से ये सब चीजें भी होते करके। तो ये हमारा बहुत ज्यादा हिट हो गया अवेयरनेस सेशन। और चिल्ड्रंस का बहुत इसको लव करते हैं। जैसे वो लोग रुकते कि इवेंट खत्म कब हुआ और हम लोग कलरिंग करना चालू कर रहे हैं। और मेरे फ्रेंड्स जो है, फिर हम लोग एक 15-20 फ्रेंड्स है जो हर इवेंट्स में कैसे भी आते हैं वो लोग। तो वो लोग फिर बैठ के उनके समझाते कि ये अर्थ को ग्रीन कलर करो और ये प्लास्टिक को तुम ये कलर करो, तुमको पता है क्या ये ट्री तुम क्यों काट रहे हो, तुम कैसा एनवायरनमेंट क्लीन रखने का। तो वो लोग बैठ के उनका भी एक फन सेशन हो जाता है कि चलो वो भी कुछ सिखा रहे किसी को। बेसिकली एक सीड इम्प्लीमेंट हो जाता है कि लाइक तू कुछ भी कर रहा है, ये प्लास्टिक नहीं डालेगा, तेरे को पोल्यूट नहीं करना। हाँ, दैट इज वेरी नाइस। और अनलकीली मतलब तभी मेरे टाइम पे किसी ने हमको इतना कुछ नहीं सिखाया, एनवायरनमेंट, प्लास्टिक, ये सब तभी था, ईवीएस था, पर इतना इसमें था अपना, मुझे तो इसमें था ना, वैल्यू एजुकेशन के बुक में रहता था थोड़ा सा, पर वो एकदम डीप डाउन किसी ने लाइव एग्जांपल्स किया, वो भी इतने अच्छे लाइव एग्जांपल किया किसी ने बताया नहीं। और एट द एंड हमारे बाद वही जनरेशन, यंग जनरेशन आने वाला है, और वो यंग जनरेशन को पहले से ही पता है कि एनवायरनमेंट क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ये सब उनको पता चलेगा। तो वो पॉलिसी भी ऐसे बनेगा गवर्नमेंट्स में, अगर वो लोग बैठ गए गवर्नमेंट के अंडर में और वो लोग अपना पॉलिसीज चेंज ला रहे हैं, तो वो लोग को पहले से ही पता है, वो लोग बचपन से ये देखे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला दे आर द यूथ एंड वी वांट टू इन्वेस्ट ऑन देम एंड वी वांट टू टीच देम। तो धीरे धीरे फिर ये कम्युनिटीज में हम लोग को मालूम पड़ा कि
उनको गाइडेंस नहीं है, उनको मेंटरशिप नहीं है। अब हम लोग को लकीली लोग थे कि हमको गाइड किया कि व्हाट्स द वे, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, तो उनके लिए कोई नहीं है। तो हम लोग जो फ्रेंड्स थे, अपना जो सैटरडे संडेज भी है तो वहाँ डेडिकेट करते थे कम्युनिटीज़ में। हमारे विशाल भाई है हैप्पी फाउंडेशन से, तो उनके साथ हम लोग कम्युनिटीज़ विजिट करते थे। वहाँ पे हम लोग उनको मैथ सिखाते थे, साइंस सिखाते थे, मैनर्स सिखाते थे कि कैसा रहना चाहिए, क्या एटिकेट्स है। तो धीरे धीरे ऐसा बहुत ज़्यादा हमारे लोग जुड़ने लगे। और जहाँ मैं रहता था भांडुप में, जहाँ मैं 3 से 6 साल पहले आया, तब मेरे को कोई नहीं जानता था। आज मेरे को पूरा भांडुप जानता है मेरे काम की वजह से। So, जर्नी बहुत खतरनाक है कि इंट्रोवर्ट, किसी को पता नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, और आज पूरा भांडुप आज जानता पूरा है। भांडुप जानता है मेरे को। और आज इंडिया भी जानेगा थोड़े दिनों में। नाइस नाइस। now you are working on that level कि like हाँ। awareness हो रहा है उतना, and recently you met Aditya Aditya Thakur. Thackeray. You can tell me about that also कि वो क्या एक्सपीरियंस scene- कैसा था, हाउ लाइक वो सब कैसे हुआ, अब कैसे? वो कैसे हो गया, अभी धीरे धीरे वो एक उसका भी एक स्टोरी बताता हूँ आपको अच्छा वाला। तो ये सब देखने लग गया, तो मैंने बोला मेरे घर वाले खुश हो गए मैं जो कर रहा हूँ, और लोग खुश हो रहे हैं, और मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे को सेटिस्फाई हो रहा है। मैंने बोला यार करने के लिए मैं अभी भी जॉब कर सकता हूँ, पर मेरे को नहीं करना, मेरे को इसमें ही मेरे को सही लग रहा है कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ और सही लोगों की मदद कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने, मेरा जो दोस्त है श्रीयर्ष करके, उसने मेरे को बताया कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स होता है, तो जहाँ पे दूसरे देश में जो लोग जाके रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और वो लोग आते हैं यहाँ पे। और मेरा हमेशा से एक ड्रीम था कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर की दुनिया देखना है, मेरे को इंडिया के बाहर देखना है कि लोग इतने टैलेंटेड कैसे, इतना क्रिएटिव कैसे, इतने आगे कैसे अपने से। अपन इतने बड़े देश है इंडिया, पर कोई कोई चीज़ों में वो लोग बहुत आगे हैं। आज भी सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज अगर बात करे जाएंगे, वो लोग हमारे से 20 साल आगे, उनको सोल्यूशंस अभी से दिख रहे, और हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमको 20 साल बाद सोल्यूशन दिखेगा। तो फिर धीरे धीरे जो पानी पियोगे ये कट हो जाता है क्या? नो ये भी रह जाता है। इट्स लाइक कि कुछ नहीं, सामान रियल रहेगा, अनफिल्टर्ड। पानी पी लो दोस्तों, आप भी अगर सुन रहे हो तो वाटर खाली पानी पियो भाई, बाद में का भाई बताएंगे पॉडकास्ट सीरीज नेक्स्ट वाले से। आज के नया हुआ आज पढ़ने वाला बेसिकली। सो यस कंटिन्यू। हाँ, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप मालूम पड़ गया, और मेरे को जब से बाहर जाने का एक क्रेज था कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो स्किल है, मेरा जो दिमाग है, वहाँ पे कितना काम करेगा, वहाँ के लोगों के साथ मैं काम करूँगा तो मेरा ग्रोथ कितना होएगा, और मेरा आइडियाज़ कितने होंगे, मेरा माइंड कितना ओपन होएगा। और अनलकीली मैंने मेरे फाउंडर्स को आज तक मिला नहीं हूँ मैं, तो वो लोग अभी भी स्विट्जरलैंड में है, मैं इंडिया में हूँ। 3 साल हो गया है, पर मैंने कभी इनको देखा ही नहीं है लाइव। जो भी इंटरनेट से बात हुआ है, तो वो ट्रस्ट बिल्डिंग, वो गेन, उनका जो माइंड है, माइंडसेट है, वो बहुत ज़्यादा शार्प है और बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरे को ऐसा लगता था हमेशा से, और मैंने देखा है कई कई जगह पे। तो मैंने बोला ये अपॉर्चुनिटी कैसे जाऊँ, अब मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं घूम के जाऊँ या इन्वेस्टमेंट करूँ कि मैं बाहर का नॉलेज लेके आऊँ, यहाँ पे कोई जरिया नहीं है मेरे को। फिर मेरे दोस्त ने बोला बहुत सारे स्कॉलरशिप्स है, तू अप्लाई कर सकते। तो मैंने डीप डाउन रिसर्च करना चालू किया 6 महीने से। तो मैं हर दिन बैठ के उसमें डेडिकेटेडली 1-2 घंटा देता था कि कौन सा स्कॉलरशिप कौन सा गवर्नमेंट रिलीज कर रहा है, कहाँ पे। तो मैंने एक अपना एक्सेल शीट ही बनाया, तो उसमें हर कंट्री के हर स्कॉलरशिप के बारे में उसका ईमेल, नाम, उनका वेबसाइट, उनका लिंक सब मैंने बना के रख दिया। डेटाबेस ही क्रिएट कर दिया कि मेरे को कभी भी कौन से भी कंट्री का देखना है तो मैं देख सकता हूँ, इंडिया लेवल का देख सकता हूँ, यूएस लेवल का, यूके लेवल का, यूरोप लेवल का। डेटाबेस 6 महीना लगा मेरे को खाली बनाने में। फिर मैंने बोला अब डेटाबेस बन गया, अभी चालू करो अप्लाई करना। तो धीरे धीरे अप्लाई किया मैंने। फिर कभी कभी मेरे को लगता था यार नहीं हो पाएगा, मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ। मैं एक बीकॉम किया हूँ भी 60-70% में, MBA भी किया हूँ 60-70% में। ये सब स्कॉलर लोग चाहिए, 9 पॉइंटर चाहिए इसके लिए सब, क्योंकि स्कॉलरशिप फेलोशिप कौन सा गवर्नमेंट क्यों इतना इन्वेस्ट करेगा किसी के ऊपर। इम्पोस्टर सिंड्रोम आ गया। हाँ, तो मैंने बोला, फिर मैं धीरे धीरे पीछे हट गया, फिर धीरे धीरे मैं आगे कर रहा हूँ, फिर मैं अटक ही जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने 1-2-3 चीज़ को अप्लाई किया जहाँ पे लगा मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम फेलोशिप है बाय द जर्मन फेडरल ऑफिस। तो वो लोग फुली फंडेड फेलोशिप्स है, वो लोग 46 कंट्रीज को टारगेट करते हैं और उसमें से रिप्रेजेंट उठाते हैं इंडिया। जैसा इंडिया के लिए, फिर हो गया अफ्रीका का एक, फिर यूके से, यूएस। सो इज दिस द थिंग वेयर दे एक्सचेंज स्टूडेंट्स? यस, पर वो एक्सचेंज कैसा होता है? एक्सचेंज स्टूडेंट्स इज दैट व्हेन it happens from school to school, college to college, or university to university. So this is upon
क्रॉस कल्चरल प्रोग्राम कैसा है वो अलग ही हो गया है कि तुम आते हो हम वहाँ पे जर्मनी बुलाते तुमको 3 से 6 महीने के इसमें, और वहाँ पे तुम दूसरे देश लोगों के साथ मिलके तुम अपना सोल्यूशंस अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, Kind of research करते हो। network. हाँ, नेटवर्क कनेक्शन ऐसा क्रिएट करते। तो मैंने बोला 3 महीने के लिए फुल्ली फंडेड जर्मनी, बोला यूरोप। Because this used to happen in my college, हाँ. MD college में. तो that thing ना, there were like मैं first time देखा था कि this foreign क्या कर रहे लोग, foreigners क्या कर रहे, मैं पूछ रहा दोस्तों को कि they like cross cultural program जो है, बोला अच्छा bro. So some people went there and हम लोग के इसमें ना, हम लोग I'm sorry चालू ऐसे लोग थे ना कि जो टीचर्स पेट होते थे ना, वो लोग जाते थे। मेरे को पता नहीं है, मेरे को जाने का था। But like nice, you're lucky, and you can explain me more about this so people know. In case अगर किसी को जाना रहेगा then how अरे can they? मेरा हाँ, मैं उसका एक डायलॉग मैंने मारा था वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया इसमें, फिर वो फॉर्म भरा, फिर LOR दिया दिसंबर में, और मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं अपने काम में चालू हो गया। फिर धीरे धीरे फिर क्या हो गया, फिर मार्च में रिजल्ट आया इसका और मेरे को पता नहीं है, और मैं फरवरी से मैं देख रहा हूँ कोई भी ईमेल आ रहा खोल रहा हूँ, और बार बार कोई भी कुछ भी ईमेल आया रहा तो मैं उसको अनसब्सक्राइब कर देता हूँ कि मैंने बोला कि यार जो मेन ईमेल है वो उसके लिए मैं इतना, और मैंने 2-3 दिन बाद ओपी छोड़ दिया, बोला जब आएगा तब देख लूंगा। और मैं इतना ये था क्योंकि मार्च फेब में मेरा सिलेक्शन हो गया करके बताया वो लोग ने, पर वो इंटरव्यू राउंड है करके। तो मैंने बोला इंटरव्यू राउंड चलो कुछ नहीं, मेरे को पता है मैं क्या करता हूँ। और मैंने सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज उनका थीम है, अलग अलग ह्यूमन राइट्स पॉलिसी, ऐसा अलग अलग 4-5 कैटेगरीज है। तो मैंने मेरा सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर मैंने एप्लीकेशन डाला, तो उन्होंने बोला यू हैव सेलेक्टेड बट देयर इज एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद ही तुमको पता चलेगा कि तुम इंडिया से हो, सेलेक्ट हुए, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने इंटरव्यू दिया फेब अराउंड कुछ, तो फेब में, हाँ फेब में दिया, तो अच्छा खासा इंटरव्यू हुआ। तो एम्बेसी, जर्मन एम्बेसी दिल्ली, जर्मन एम्बेसी यूरोप इन जर्मनी, तो ऐसे 3-4 लोग मेरा इंटरव्यूज ले रहे थे और बता रहे थे व्हाई डू यू वांट टू कम देयर, व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम अस एंड व्हाई जर्मनी स्पेसिफिकली, You use the accent, bro. अब कैसा लोगों से बात करते करते सो समटाइम्स अब मेरा जो तरीका है वो अलग अलग मीडियम से, क्योंकि आई लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम द स्ट्रीट्स, you know, there is nothing which I learned that everyone taught me, I learned। तो Shout out to streets, bro. तो फिर From the gully. अरे मेरा गाना भी है रैप सॉन्ग भाई, सो आई यूज्ड टू रैप आल्सो। तो मैंने 1-2 गाने भी रिलीज किए 2020 में, कुछ तो लॉकडाउन के टाइम पे। फिर धीरे धीरे वो जो लैंग्वेज है वो मैं समझ गया कि किस लोगों के साथ क्या तरीके से क्या बात करना है। तो मेरे को किसी ने बोला था कि किधर क्या बात करना है ना, तू एक बार समझ गया ना तो तू सब चीज क्रैक कर सकता है। That's true. तो लोग कभी बोलते हैं अरे तू ऐसा क्या बात कर रहा है, फिर मैं बोला सी आई स्पीक वेरी वेल, आई नो वेयर एंड हाउ टू स्पीक एट व्हाट प्लेस। सो यू इफ यू जज मी ऑन मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू नो, आई नो वेयर टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक एट व्हाट मीडियम टू स्पीक एट व्हाट There is a pattern. So I learned this from years of experience from the streets, where people, I interacted with vendors, I interacted with shopkeepers, I learned their businesses, I helped many thousand people। तो फिर मैं हाँ शॉपकीपर के बारे में बता रहा था, तो मेरे को इंटरेक्शन बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ, समझने कल्चरल क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका अपब्रिंगिंग क्या है। तो धीरे धीरे मैं काफ़ी इंडिया भी घूम चुका हूँ, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, केरला, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, दिल्ली, गुजरात। Roamed a lot, और यार. मेरे को इंटरेक्शन बहुत सही लगता था, लोगों का कल्चर पता चलता था कि वो लोग का स्टोरी क्या है, वो लोग कहाँ से आते हैं, वो लोग का गोल क्या है, विजन क्या है, वो लोग अपना लाइफ कैसे जीते हैं। लाइफ में वो बहुत खतरनाक चीज़ लग गया है। फिर मैं ऑरोविल में 1 महीने के लिए था, इट्स एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप, जहाँ पे अलग अलग देश लोग आते हैं कंट्री से, और वहाँ पे मैंने 1 महीना बिताया। 5 बजे उठता था मैं सुबह, जहाँ मैं कभी नहीं उठता था, और 5 बजे डिनर करता You था। get a specific salary, हाँ। कितना salary? सैलरी वो कार्ड नंबर वैसा रहता था, वो वहाँ के रेजिडेंट रह गए तो वैसा है। मैं रेजिडेंट बन के नहीं, मैं एक ऐसा वॉलंटियर जैसा गया था। हाँ. तो फिर 5 बजे उठना पड़ता था सुबह, और मैं आज तक कभी इतना सुबह उठता नहीं था 5 बजे। All of them are mostly hippies, ना? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं एक तरीके से। उनका कल्चर वैसा है, हाँ उनका लॉजिक भी वैसे ही है, और उसमें कैसा अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लोग हैं। जैसे मैं रुका था साधना फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे फॉरेस्ट बिल्डिंग, ट्री प्लांटेशन, वाटर क्राइसिस को कैसे मैनेज करने हैं वो सब वो लोग करते। वैसा रिसाइकलिंग का अलग है, ऐसा किसी का बैम्बू का अलग है, ट्री हाउस का अलग है। कहाँ पे होता है ये? पौंडीचेरी सोसाइटी तेरे को नहीं लेके जाएंगे। पर एक बार जाओगे तो आओगे नहीं But भाई। it is in Pondicherry, it is a nice thing कि
people from different countries come together. They stay together. They function together in a society which is different from what Indian government is. Yeah. They have their own set of rules and everything over there. It is their like running organization, running country you can say. उसके अंदर ही वो सब होता है. They give you a set of salary. उतने में ही खर्चा हो जाता है तेरे महीने का. उससे ज्यादा नहीं, और उससे उसको कम भी कुछ नहीं. लोग कितना तो घंटे काम करने के बाद वो ऐसा मिलता है. हाँ. तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन पैसे का नहीं, तुम कार्ड नंबर बोला है तुम्हारा ऐसा पासपोर्ट नंबर जो भी ऐसा रहेगा वो बताओ तो तुमको हो गया, तो तुम्हारा उससे ऐसा डिडक्ट हो जाएगा. And once you go there, there is like if you get a habit of staying there ना, there is no coming back. अरे एक यूके से आया था एक बंदा 3 साल पहले आया और वहीं पे रुका है 3 साल से. बोला यूके छोड़ के यहाँ क्यों भाई, वहाँ चले जा करके. और इतना खतरनाक था साधना फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस मेरा. और मेरा आदत था कि मेरे को फैन तो चाहिए ही कैसे भी सोने की, कुछ भी हो फैन के बिना मैं सोऊंगा ही नहीं करके. और वहां पे जब गया देखा तो मेरे को ट्री हाउस दिया. पहले तो मैं खुश हो गया, अरे ट्री हाउस बचपन से देख रहे हैं अपन, कभी ट्री हाउस ऐसा है नहीं अपने अलग दे. और ऊपर देखा फैन नहीं है, लाइट नहीं है. मैं जाके उनको पूछा जो कोऑर्डिनेटर ने, बोला सर फैन नो शक्ति यार, देयर इज नो फैन एंड लाइट. बोला बिना फैन बिना लाइट क्या करूँगा क्या, 5 बजे 6 बजे डिनर खत्म, सो जाओ. तो सुबह सुबह उठ के फिर अलग अलग टास्क रहता है, जैसा कोई लीव्स क्लीन करता है, जैसा कोई काउस के लिए खाना बनाता है, और कोई वीगन वहाँ पे सिस्टम है. तो कोई कुक है तो कोई खाना बनाता है. तो मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, मैं तो कभी खाना बनाया नहीं. तो फिर वहाँ पे मैंने सीखा कि कैसा कांदा काटते हैं, कैसा खाना बनता है, क्या फ्रूट है, काऊ कैसे है, And they are very welcoming. अरे जबरदस्त. फ्री में था भाई मैं वहाँ, हाँ. खाना भी फ्री था, रहना भी फ्री था, कोई दिक्कत ही नहीं था. Your payment is basically your work. Okay, nice. फिर बिना पंखे के फिर मैं ना पहले 3-4 दिन तो बहुत तकलीफ हुआ, फिर धीरे धीरे आदत हो गया. तो फिर मैंने सोचा यार मेरे को ऐसा बनना है कि मैं कोई भी जगह पे, कोई भी सोसाइटी पे, कोई भी माहौल में मैं सस्टेन कर लूँ. तो अब मेरे सराउंडिंग्स में मैंने देखा है कि लोगों को बिना बेड के नींद नहीं आता है, बिना एसी के नींद नहीं आता है. तो अलग अलग लोगों का अगर किधर जाते तो वो नहीं होता है, कंफर्ट उन लोगों का नहीं होता. और मैं इतना घूमता हूँ तो मेरे को ये सब चीज़, मेरे को पहले ही जान पहचान करके मेरे को खुद को मोल्ड में ढाल लेना है कि मैं किधर भी जाऊँ तो मैं फिट हो जाऊँ करके. और मैं करता था बेसिकली काउच सर्फिंग. तो काउच सर्फिंग एक ऐप है जहाँ पे लोग अपने जैसे ट्रैवलर्स के लिए हो बेसिकली, तो लोग अपना घर वेलकम करते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, इन एक्सचेंज ऑफ स्टोरीज और इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट यू आर. तो मैं ऐसे ऐसे काउच सर्फिंग करता था. मैं बोला यार पैसा तो मेरे को खर्चा करना नहीं है ज़्यादा, मेरे को महंगा शौक नहीं है कि मेरे को होटल में रुकना है कि ये. तो काउच सर्फिंग में मैं दूसरे लोगों से मिलने लग गया. तो कभी देहरादून में मैं किसी से कोई फैमिली के साथ रुका हूँ, फिर मसूरी में किसी के साथ रुका हूँ जिसका खाली छोटा सा अपार्टमेंट है और नीचे सो रहा हूँ, और देहरादून में मेरे को मस्त घर मिल गया एसी वाला. तो ये सब ऐसा घूमते 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 बहुत सारे एक्सपीरियंस किए जो मेरे को हर जगह नॉलेज मिलने लगा, और लोगों से इंटरेक्शन. और ये प्रॉब्लम्स मेरे को दिखते ही थे, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम थे उसका मैं सोल्यूशन. तो फिर मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे, और मेरे पास मेरा जो स्प्रेड आउट मैसेज करना है वो हमेशा से फिर ज़्यादा हो गया. तो जब फेलोशिप का बात है तो मैंने अप्लाई किया, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इंटरव्यू लिया. तो इंटरव्यू मैंने 2-3 चीज़ उनको बोला कि देखो अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता हूँ, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ शक्ति कमिंग नेक्स्ट ईयर. दिस इज समथिंग टू represent India and see there and work for companies, see different German culture, meet different people from 40 countries. It's something eye-opening. I also mentioned that I live in a matchbox apartment, but my dream is to go shift in a 1 BHK or probably in a 2 BHK. So you can believe in me. I've done so much in this life that I can see that world as well. And as well, I also said them one thing which I always say to the people, that my mother sacrificed her dream so that I can dream. अरे So I dream. Nice. So she sacrificed everything for me, for us, for my sister and me. So her dream was to she always wanted me to see the different world from a different perspective, from a different eye. So I told her about these opportunities, and she told it's not possible. Ola, you're going to Europe, that too without spending any zero money. Fellowship, these are for scholars. You're just a middle class boy coming from nothing, and you can't make it happen. I also believe the same. I had the same words which she said, and I never believed anything. But when the mail came on March 13, I was standing for my friend, and when I saw the mail that I got selected, I had tears in my eyes that finally the dream which I've been dreaming for so many years. And my dream was always, if I go outside, for example, if I go on a work visa or a sponsorship visa,
I don't want myself to be there alone. I want all my friends to come there. I've seen their family struggle. I've seen them struggle. They have supported me for years and years now. My dream was if I go outside for 1 year or 2 year maybe, or I get a work visa, I'll bring one of my friends in within 1 year. With my money, with my cost, with my saving. And I'll tell him that you can stay, I'll arrange you everything. But the only thing you have to do is bring another friend for me. वो chain build करना है. तो चेन बिल्ड करना है मेरे को, मेरा गैंग चाहिए, मैं को अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता. तो मेरे को ये बड़ा अपॉर्चुनिटी जैसे मेल देखा, मैंने बताया घर पे, मेरे अंकल को बताया, सो सब लोग खुश हो गए, बोला फाइनली जा रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला इतना बड़ा. और फिर जैसे ही वो आगे आगे बात बढ़ने लगा तो मेरे को मालूम पड़ा 4,000 applications applied worldwide and only 54 got selected, and from India I'll be representing India. No, that's so, Impressive. so much of hard work that I won't say luck. This is hard, Hard work. work, yes, yes. And this is what you presented yourself as. मतलब you clean chit देके तो ऐसा आ गया है. Of course, I learned everything which I know what they'll ask. I had a perspective that I know what they'll ask. I prepared it accordingly. I started looking out for their policies. I started learning about their recycling. I started learning about their companies here in India, specifically in Mumbai, in Berlin, in Stuttgart, their policies and their ties and partnership with India. So I told everything before they asked the question itself. So they had very less questions for me. They mentioned that तुमने सब बोल ही दिया है, हमको जो पूछना है तुमने पहले ही बता दिया. So basically they were like you know everything. हाँ. You are the worthy, right? हाँ. ये पता है सब. पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है यार, मेरे को क्यों सेलेक्ट करेंगे, मैं कौन हूँ, मैं इतना कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया कि मेरे को बुला लेंगे करके. पर लकीली वो लोग ने ये किया. तो जैसे ही धीरे धीरे बातचीत चलने लग गया, फिर अभी जो आदित्य सर के जब मैं मिला तो मेरे एक सपोर्टर भी है राजोल मैम करके, तो वो हमारे इवेंट्स में भी आया करती थी, एंड शी यूज्ड टू स्प्रेड द वर्ड एंड शी यूज्ड टू टॉक विद पीपल वेयर वी कुड get more access to companies and things like that. So I mentioned to her that I won a great prestigious fellowship, and what should we do next? Can we क्योंकि where I come from, people dream, but people don't dream this big because they have their own priorities, they have their own struggles, and these dreams would never be in their bucket list because they have to pay their EMI, they have to pay their rent, they have to take care of their families, maybe insurance, health insurance, or the mediclaim, or रोज का खर्चा. So these things never exist in their mind. And I want that millions like me who are there in the slums should dream big, and dream big that you can reach out to different world and see and represent there. A boy coming from the slums Crazy. in Berlin, sitting with 40 other countries. It's the biggest achievement that I've achieved, and nothing bigger would be make me happy. That no other achievement makes me happy, because me, where I come from, is in a matchbox apartment and living there in the outside world, experience everything, come back here, bring out German technologies, bring out German companies, partnership with different countries, find out more problems, find out more solutions. So these dreams are always getting bigger and bigger. So when I talked to Rajul ma'am, she told that, would you be able to speak to, present yourself in front of Mr. Aditya Thackeray sir? Bola, what? Why not? बोला हाउ, मैं क्यों कैसे बोलूं, मतलब ऐसे मेरे को नहीं जमेगा ये सब. No, you should, I'll speak to him, share all the details. So I shared, and luckily she called me that tomorrow 4 p.m. I have a meeting, so maybe I'll take you as well, so you be ready. तो मैंने बोला मैं बोलूं क्या करके. So then I started researching about his activities. I've been following him for quite a long time, as he was the chief minister, he was the minister for climate change, and environment. So I've been following and I've been reading, because he went to the World Economic Forum in Davos in Switzerland, and he signed a partnership with for Maharashtra for beating plastic pollution. So I was always in contact with these news whenever he does something interesting which relates to my theme. So I thought maybe I'll gather everything, and when I went, they had their meeting, and there were big people which I don't even know their names, and it was a very long meeting, but I didn't wait for more time. So people, maybe 50 people were standing just to meet him, and I thought, I don't think so it's possible. Why would he listen to me? Why? He has so much of work to do. But luckily, when he saw us, then he called me and I explained him everything. And he also talked about many issues of plastic worldwide as well, and the crisis, different crises. So we had an interesting talk for 15-20 minutes, you can say.
So luckily we had clicked his picture as well. So I was very happy that I shared it to my friends and everyone was like, oh, सही है, climate change, environment, you're going at the right track. मैंने बोला ठीक है यार, चल अच्छा हो गया. So he supported in few things as well. And I thought maybe I'll keep him updated about my work in Germany, how we could bring German technologies. And he's the right guy to bring these things in India. I feel he's the right guy for the time being now. Then I came back home और फिर मैं मस्त अपना काम कर रहा था. मेरे को जाने का तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ. फिर मेरे टास्क बचे थे 2-3, वो सब मैं पूरा कर रहा हूँ. 9-10 बजे मैं ऐसे ही बैठा था घर पे, टाइम पास कर रहा था. मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेजा. वो थे राजू सर करके एक है, एंड ही कम्स फ्रॉम यवतमाल, and he went to UK to study for a year in SOAS University. That's a fully funded scholarship. अच्छा. And he has an own Eklavya organization where he helps people from underprivileged and marginalized community. Okay. So I always be with them so that I could also apply for more scholarships. They can guide me in the right path. So these fellowships also, they were helping me out with the right guidance, how you should prepare and these things. So I posted on WhatsApp and he reacted, okay, very good. Did you apply for this year's global scholarship program? Every year they have program and they select students. So where they could train them, how to write an LOR, how to write an SOP, which university you should reach out, which are the documents you should collect. So every year happens. But last year I didn't apply because I didn't have the energy or I didn't believe in me. So this year I thought maybe I'll apply and see, because I have so much work to do with Buy Food with Plastic India. I need more companies to approach. I need to do the circular economy. I need to recycle by myself itself rather than depending on someone else or some other company. We'll recycle it by ourselves. So I was just he just applauded me, "Arey, you're doing good work." Then he shared me a link and it was written 80s tweet karke. What is 80s tweet? I thought maybe some scholarship somewhere or the other, and I opened, I saw my photo over there with Aditya sir, and he tweeted about what I have achieved for the German fellowship, Germany fellowship. And I was in the cloud 9, went to Mars. Nice. Is this possible? How come is this possible that on his Twitter account I got posted and he posted? I didn't even ask for that. अच्छा. Because I never, if I knew, then I wouldn't be so shocked or excited. It was sudden, and someone sending me some link at 10:30, 11. Raju sir. Then I was very, very happy. Then I achieved. Then I posted my at the story. I tagged everyone. I thanked everyone. Then I slept. Then I slept at 11, 12 or 2. These days I sleep at 2, 3 because the one thing is that these days I don't sleep much. My dream doesn't let me sleep. So I slept at 2, 3, and when I woke up, my phone exploded with calls, messages, Instagram tag and everything. Everyone is trying to applaud me, congratulate. ये फेलोशिप के बाद मैंने किसी को बताया नहीं. तो मेरा ऐसा था कि मेरे जो खास दोस्त लोग हैं उनको मैंने बताया कि मैंने ऐसा मैं जीत गया और मैं जर्मनी जाने वाला बहुत जल्द. मेरे को भी पता नहीं कब जा रहा हूँ करके. ऐसा मेरे को 2, 3 ऐसे 10, 15 लोग को पता था और बाकी किसी को खत्म कानो खान खबर ही नहीं है ऐसा कुछ फेलोशिप जीता हूँ. We knew it. तो मैं बोला ये सब बता दो शायद चांस बढ़ जाएगा मेरा. तो फिर बता, और इन्होंने ये डाल दिया और मेरे को बाद में क्लिक हुआ और ये तो पूरा बता दिया इन्होंने. तो फिर मैंने एक और स्टेटस डाल दिया कि मैं बहुत टाइम से छुपा रहा था, अब मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ करके. ये फेलोशिप है, डिटेल बाद में बताऊंगा आप सबको. तो अभी फिर रीच आउट हुआ धीरे धीरे. फिर फेब में मेरे लाइफ चेंज हो गया जनवरी से. मैं पिछले 6 महीने किधर घुमा नहीं और मैंने बहुत हार्डवर्क किया और मैं बहुत ट्रिप्स करते रहता. छोटा 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, किधर भी अलग अलग सा मसूरी जैसा. ये होली में मैं इधर गया था, मथुरा, वृंदावन, आगरा. मेरे को मथुरा की होली देखनी थी तो मैं उधर गया. फिर ऐसा जनवरी से मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना वापस चालू किया. सूरत गया पतंग उड़ाने मेरे दोस्त के इधर. फिर ऐसा मैंने जो भी ऐसा मेजर फेस्टिवल तो जाने लग गया. फिर फरवरी में मैंने लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, मेरे को ये चीज लोगों को बताना है. व्हाट आई डू अबाउट बाय फूड विद प्लास्टिक, अरेंजिंग दिस कम्युनिटी इवेंट्स वेयर पीपल कैन एक्सचेंज 20 plastic bottle warm meal is something incredible. I need thousands of people together with me. तो फिर मैंने ये 6 महीने पहले क्या किया, लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में मैंने TEDx को मैंने अप्लाई करना चालू किया, पूछना चालू किया. तो जितने भी मुंबई में TEDx होते थे ना, मेरे पास ड्राफ्ट था, मैं उनको पूरा भेज देता था ड्राफ्ट कि ये मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. तो कोई लोगों को कोई कॉलेजेस का मेरे को रिप्लाई भी आया. सो दे नो वी आर लुकिंग फॉर सेलिब्रिटीज, नो वी आर लुकिंग फॉर दैट. मैंने बोला ठीक है यार,
I feel bad about that thing कि ये लोग numbers देख के हाँ opportunity अपॉर्चुनिटीज देते देते हैं। Hi TEDx, this is new TEDx. तो फिर क्या हो गया, फिर मेरे को एक मैम ने मेरे से बात किया था नवंबर से अक्टूबर में, तो उन्होंने बोला कि दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग एंड वी वांट यू टू स्पीक करके। तो मैं फॉलो अप कर रहा था नवंबर दिसंबर जनवरी, पर उनका रिप्लाई मतलब आ रहा है, वी आर ऑन द वे, तो मैंने होप्स छोड़ दिया। बोला कि नहीं भाई नहीं होने वाला है लग रहा है करके, ये भी मैम मतलब कोशिश कर रही है पर नहीं हो। तो लकीली उनका फेब में मैसेज आया कि यू हैव टू स्पीक, गिव मी ऑल योर डिटेल्स। मैं बोला TEDx, कभी किसी ने, मैं घर पे बैठ के हम लोग देखते थे TEDx वगैरह, मैं TEDx पे बोलूंगा। फिर मैंने उनको सब डिटेल्स सब भेजा, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि कैसा स्क्रिप्ट होता है, उनको स्क्रिप्ट भेजना पड़ता है और अदर जो भी डिटेल्स है एग्रीमेंट वगैरह सब साइन किया और टाइम लिमिट सब बताया, प्रेजेंटेशन वगैरह। तो मैं फिर TEDx में जब मैं गया स्टेज में, अब मैंने क्या सोचा कि इतना बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड वाइड लोग देखेंगे ये वीडियो को, हर एक कोने से दुनिया से देखेंगे लोग। बोला किसी को बोलने देखता हूँ कैसे बोलते हो लोग, माइक कैसे कैसे स्टैंड होते, ये सब मेरे को स्विस में क्रिश्चियन सर करके उन्होंने मेरे को बताया था कि हाउ यू शुड स्पीक, हाउ यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ, यू नो what how speed you can control, how you can gather audience with your actions, with your eye, ऐसा सब उन्होंने मेरे को 1-2 घंटा ऐसा ट्रेनिंग बताया था। मैंने बोला किसी को देख लेता ना पहले, कौन जैसा बोलता है उसके हिसाब से अपन वैसा उसको ये कर दे, और मालूम पड़ा पहला ही मैं बोल रहा हूँ। अरे बोला अरे मैं किसको देख के कैसे सीखूंगा करके। तो फिर मैंने बताया, फिर TEDx के थ्रू वहाँ पे स्टेज में अच्छे से बात किया, तो मेरा अंकल, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर आई थी वहाँ पे, तो फिर अच्छे से गया TEDx। फिर हम लोग आए, फिर लोगों में को इंटरेक्शन करने लगे वहाँ से, वहीं पे जो भी कम्युनिटी जितने लोग आए थे, धीरे धीरे बातचीत हुआ, फिर TEDx अच्छा खासा हो गया। फिर जनवरी में घुमा, फिर फरवरी में TEDx, मार्च में फेलोशिप हो गया। और फिर क्या हो गया था, हाँ जो एक जीनिया करके है हमारी एक को फाउंडर है बाईफुट प्लास्टिक स्विट्जरलैंड की, उन्होंने बाईफुट छोड़ के वो एम्बेसी में काम करती थी सिंगापुर के, और ना ही किसी ने देखा है हमने किसी को, ना उन्होंने मेरे को देखा है। तो उन्होंने बोला कि मैं सिंगापुर हूँ, तो मैं मुंबई से बहुत करीब हूँ 5 घंटा, तो मैं आ सकती हूँ क्या, मेरे को आना है। तो मैंने बोला मोर देन वेलकम यार, तुम आओ मिलो, तो तुम्हारा भी कल्चर मालूम पड़े, तुम्हारी थॉट्स क्या है, मेरा मैच करता है कि नहीं करता है, मेरा अपब्रिंगिंग अलग है, तुम्हारा बट ऑब्वियसली अलग है। तो उन्होंने बोला आई एम कमिंग करके। मैंने बोला यार मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, पर उन्होंने टिकट जब वीज़ा ऐसा उन्होंने लगाया, तो फिर वो अप्रैल में आ गई, अप्रैल में। तो फिर ऐसी अप्रैल में आए, फिर हमने यहाँ पे इवेंट किया, एम्बेसी को मिला, कंपनीज को मिले हम लोग उनके थ्रू, फिर वापस वो सिंगापुर चले गए अपने एम्बेसी में काम करने। तो जनवरी फेब में हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में थोड़ा ठंडा हो गया, ऐसे ही कि चल रहा है काम। और जून में फिर मैं रिपोर्टर्स को रीच आउट करने लग गया कि आई वॉन्ट व्हाट आई डू, आई वॉन्ट टू पीपल ऑफ मुंबई शुड नो व्हाट आई डू, पीपल हाउ वी कुड टैकल टुगेदर दिस इशू। तो फिर मैंने रिपोर्टर बहुत लोगों को रीच आउट किया, किसी का रिप्लाई ज्यादा नहीं है, पर जीत भाई करके हिंदुस्तान टाइम्स से, तो उनका मेरे को रिप्लाई आया कि अरे वी वुड लव टू यू नो शेयर दिस। तो मैंने, और लकीली मेरा इवेंट आ रहा था वही 1-10 दिन में, तो उन्होंने बोला सर, मैं बोला बेस्ट टाइम इज दैट यू कम एट आवर इवेंट, सी व्हाट वी डू, सो यू कुड अंडरस्टैंड हाउ दिस इवेंट लुक, हाउ पीपल कम, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। हाँ तुमको समझ आएगा, मैं बता, फोटोज है, वीडियोज है, और मैं बता भी दूंगा, पर तुमको लाइव एक्सपीरियंस करने वाला। तो उन्होंने किया, और उन्होंने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ डालने का, आज आना चाहिए करके। तो मैंने बोला ठीक है करके, और फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया मेरा हिंदुस्तान टाइम्स में 4th पेज में, पीपल इन द स्लम्स एक्सचेंज प्लास्टिक फॉर अ वार्म मील, प्लास्टिक बोतल फॉर अ वार्म मील, अच्छा खासा बताया कि क्या करते हैं हम लोग, कैसा करते करके। और मैं पहले तो मेरे को उन्होंने बोला कि कल आने वाला करके, तो मैं तो सोया ही नहीं हूँ। बोला यार 4 बजे जाता हूँ, मेरे को पता है ये किधर गिरता है पेपर, कहाँ से आता है, मैं तो बचपन से वही करता हूँ। मेरे को पता चल गया। मैं पहले गया, फिर 4 बजे पहले आर्टिकल देखा, बोला अरे आ गया, खुश हो गया। मेरे 2-3 दोस्त लोग थे, तो पहले मैं 100 लेके आया, फिर घर पे रखा। बोला यार मेरे को और लगा तो कभी जिंदगी में कोई बार बार तो आएंगे नहीं अपन पेपर में, तो मैंने वापस जाके और 100 ले लिया। फिर बोला 200 पेपर रख लेता हूँ, किधर जाऊंगा कोई कंपनी, कोई एम्बेसी, किधर जिससे बात करूँ तो मैं दिखा सकता हूँ कि अरे नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस एंड पीपल आर सपोर्टिंग अस एज वेल। तो फिर मैंने वही सोचा कि यार मैं यही सोच रहा था उस टाइम पे, बचपन में मैं न्यूज़पेपर डालता था घर घर, बचपन में न्यूज़पेपर एजेंसी था हम लोग, और आज मैं न्यूज़पेपर में आ गया हूँ। ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट का वो जो लेवल है वो रुक ही नहीं रहा है। प्राउड भाई, प्राउड। और मैं खुश पे खुश, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये मेरे साथ इतने साल बाद इतना सारा अच्छा चीज एक ही टाइम पे हो रहा है जब मैं जा रहा हूँ। मेरे को और काम करना है, मेरे को, मैं खुश इस बात का हूँ कि मैं जा रहा हूँ, दुख भी इस बात का है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम करना है यहाँ पे। और
तो फिर और वो ऐसा कनेक्शंस बैठ रहे, फिर अभी यही जून में फिर जैसा आर्टिकल आया उसके एक हफ्ते बाद फिर आदित्य सर से मिल गया फिर मैं, और वही टाइम में मेरा वीजा भी आ गया। मैं बोला यार अब तो सब खत्म हो गया, अब 3 महीने देखता हूँ दुनिया क्या है करके। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो भी जर्नी है, तो फिर मैंने कॉन्सुलेट से मिलने गया, तो कॉन्सुलेट जो जर्मन कॉन्सुलेट मुंबई में, उनको मेरा बाई फूड का वर्क अच्छा लगा कि कैसा करता हूँ क्या करता हूँ करके, तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनको बताया, तो उनका भी सपोर्ट वगैरह मिला। तो वो भी शायद अभी कैंपेन का करके ऐसा सोच रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि शक्ति गोज टू जर्मनी करके ऐसा हैशटैग क्रिएट करके, तो वो पूरा मेरा जर्नी बताना चाहते हैं कि मैंने क्या देखा है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, इंडियन सीज जर्मनी फ्रॉम अ डिफरेंट आई, ऐसा करके। और मैं सोच रहा हूँ हर चीज में नोट डाउन करूँ, वहाँ पे जो भी देखता हूँ मैं वो लिख के रखूंगा। You can vlog also. हाँ, मेरा वही थोड़ा एक है। अब मैं वही सोचता था, पहले मैं सोच रहा था व्लॉग करने के लिए, फिर मेरा ये था कि मैं यहाँ पे भी करना चाहता था कि मैं इतने काम करता हूँ, अलग अलग तरीके अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, मतलब मैं करता हूँ। मैंने मतलब वहाँ पे यहाँ पे एक जगह इनसिक्योरिटी था, अरे क्या बोले ये लोग, अरे ये सर को थोड़ा सा ये था, तो मैंने बोला वहाँ पे तो कोई अपने को जानता ही नहीं है, उन कुछ भी करे क्या भी करे किसी को फर्क ही नहीं है, उनका मेंटालिटी भी थोड़ा they don't give attention उतना नहीं, they if you're raising a camera and shooting they won't say anything। वहाँ पे पुलिस रोक सकते हैं, because I have been stopped, I am a vlogger also ना, तो I have been stopped, I have been questioned कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या है, कौन है तेरे बाप कौन है, तो that is different, but I think so that is a perfect opportunity for you to start। मैं सोचा हूँ अभी देखते हैं वहाँ पे टाइम कैसा मिलता है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे भी दूसरे होस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है, उनका भी जो भी काम है वो भी संभालना है, और बाई फूड का भी थोड़ा यहाँ से देखना है। तो लकीली मेरे दोस्त है, मेरी टीम है, वो हैंडल कर लेंगे यहाँ पे, उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है करके। तो फिर वही वहाँ पे तो मैं हर दिन लिख के मैं रखने वाला हूँ कि मैंने क्या देखा है, दुनिया में वापस देख नहीं पाऊंगा, और ये मेरा बात पहली बार है जब मैं सपना सोच रहा हूँ वो सच हो रहा है मेरे लिए, और उसको मैं ऐसे ही मिटाना नहीं चाहता, उसको हर दिन मेरे जीना चाहता हूँ। Just a personal suggestion, if you are vlogging ना, buy a Insta360, this is not a brand promotion, buy a Insta360 camera या फिर any 360 camera, I'll suggest Insta360, एंड 4-5 बैटरी लेके रख एक्स्ट्रा, और एक हार्ड डिस्क लेके रख। तो क्या कर बोलो मैम, रोज सुबह से शाम तक चालू रखने का, वो जितना हो रहा है जितना, बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग इट विल बी रिकॉर्डेड इन 360 एटमॉस्फेयर, and you'll understand and you will be able to re-record and relive the moment easily। So that is my suggestion and it will be very easy for you। If you want I'll help you after the podcast कि ये खरीद ले, but तुम 3 महीने के दोगे तो अच्छा होगा भाई। I'll sure one day like ये 3 महीने के बाद इंडिया में आ गए तो कुछ हो सकता है, अभी थोड़ा हो रहा है, वहां से अलग कैमरा आपके लिए लेके आता है। फिर आजकल मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे मेरा जो जर्मनी का और इतना सब अचीव हो गया, और यही टाइम पे ये उम्र में इतने 23-24 के इसमें। What is your age currently? 24 now। 24 right? And when were you born? What was 98 ना? हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि इतना सब हो गया है तो मेरे को ये और लोगों को बताना है, तो अब मेरे अंदर दिमाग में ड्रीम्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बुक ही लिख देता हूँ चुपचाप हर एक किस्से, हर एक इंस्टेंसेस, हर एक लोगों की स्टोरीज उसमें पूरा मेंशन कर सकता हूँ मैं कि क्या है क्या, और उसका नाम मैंने अभी भी सोच रहा हूँ क्या है। मैं सोच रहा हूँ मैं जो जगह पे रहता हूँ भाटुक में, वो रोड का नाम गाँव देवी है, तो मैं सोच रहा हूँ गाँव देवी टू जर्मनी कर दूँ बुक का नाम। यहाँ से वहाँ जाना एक बहुत बड़ा मेरे लिए ड्रीम और अचीवमेंट है। शक्ति गाँव देवी फ्रॉम गाँव देवी टू जर्मनी। और मेरे को फेलोशिप से ज्यादा खुशी इस बात का है, अचीवमेंट का है, पर मैं फाइनली मेरे फाउंडर से मिलने वाला हूँ, और जर्मनी और स्विट्जरलैंड 9-10 घंटे का है। हाँ, that is close। हाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे जो जिससे हुआ हूँ मैं आईफा से, जो फेडरल ऑफिस के कैटेगरी है, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने कभी मेरे फाउंडर्स का देखा नहीं है, और ये मेरा अपॉर्चुनिटी इतने नजदीक आ रहा हूँ, प्लीज मेरे को देखने दे। तो उन्होंने मेरे को एक 4-5 दिन का ये टाइम दिया है कि बोले ये 4-5 दिन तुम उनसे मिलो और देखो करिए। तो मैं सब उससे ज्यादा मेरे को खुशी है कि मैं फाइनली मेरे फाउंडर्स को देख रहा हूँ 3 साल बाद। वो भी स्टोरी खतरनाक है कि बिना इन्वेस्टमेंट के और ये फेलोशिप के थ्रू मैं उनके पास पहुंचा हूँ। नहीं तो अगर उनको भी लेना है तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और मेरा काम इंडिया में है, तो फिर मैं उधर जाके भी इतना ये नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे फिर हर चीज़ अभी बदलने लग गई। अभी हम लोग सोच रहे हैं एक रिसाइकलिंग यूनिट डालने के लिए, जहाँ पे हम लोग ही श्रेड करें और एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रोडक्ट बनाए। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट चालू हो गया, हम लोगों ने फ्लावर पॉट पे डिजाइन किया है, पर धीरे धीरे हम लोग पेन्स हो गया, तो ऐसे छोटे मोटे चीज में कर रहे हैं। Okay, let's talk about what ways you can
convert plastic and use it. So you might know कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, because viewers are like कि confused रहते हैं कि क्या कर सकते हैं प्लास्टिक के साथ, एंड डिटेल में तू ही बता सकता है कि क्या क्या प्रोडक्ट रिसाइकल करके हो सकते हैं एंड क्या क्या नहीं हो सकते. एंड आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट hemp. Hemp is also a good Yeah. solution for environment, and how can you implement hemp in daily lifestyle, replacing plastic, because that is a long lasting fiber which can biodegrade itself also. हेम्प और algae से भी आजकल Algae also, yes. सीवीड Seaweed. सीवीड से भी बहुत ज्यादा हो रहा है. तो हम लोग जो डील करता हूँ स्पेसिफिकली वो पेट बॉटल्स है. क्योंकि मेरे जो फाउंडर्स थे उन्होंने जब ये चालू किया निकरागुआ में, तो वहाँ पे कैसा है, वो एक बोल सकते गोवा टाइप था, वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन था, तो उससे वो पूरा जो भी जैसा वो निकरागुआ था उससे सस्टेन करता था. पर वो सिविल वॉर ब्रोक हो गया तो लोग आते नहीं थे, और वहाँ पे ये मेरे जो फाउंडर थे सर्फिंग करने आते तो प्लास्टिक देते थे ओशन में. तो उन्होंने फिर ये इनोवेटिव आइडिया लिया कि तुम प्लास्टिक जमा करो, हम तुमको खाना देते करेंगे. तो हम लोगों ने पेट बॉटल पे चालू किया. तो यही किया. तो एक दिन मेरे दोस्त ने पूछा वाई पेट बॉटल, प्लास्टिक तो बहुत तरीके के, तो अपन प्लास्टिक पे क्यों फोकस करते. तो मैंने बोला मेरे फाउंडर्स ने वैसे चालू किया तो मैंने भी किया. बोला उन्होंने चालू किया, पर अब इंडिया में अपन कुछ थोड़ा अलग रेडियो था, अपन प्रॉब्लम्स ढूंढते गए. फिर हम लोगों ने रिसर्च चालू किया, तो 3-4-5 कॉलेज स्टूडेंट्स से और एनजीओ से. फिर हम लोग ढूंढने लगे कि प्रॉब्लम्स क्या है. तो फिर पहला प्रॉब्लम हम लोग को मालूम पड़ा, ये रैपर्स जो है, ये मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स, MLP जो डायमंड चिप्स हो गया, ऐसा अलग अलग जो चिप पैकेट्स है, वो भी यहाँ वहाँ उसका कोई रिसाइकलिंग नहीं होता है करके. तो फिर मैंने लकीली इकोकारी को टाइम पे रीच किया था. इकोकारी अभी वो लोग क्या करते हैं, चिप पैकेट से वो लोग बैग्स बनाते हैं और अलग अलग ऐसा प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो मैंने सोचा कि एक पायलट प्रोजेक्ट चालू करता हूँ, 20 के बदले 10 प्लास्टिक बॉटल्स एंड 10 MLPs यू विल गेट अ वार्म मील करके. तो वैसा फिर लोगों को अवेयरनेस चालू कर दिया. तो वो हम लोगों ने 2-3 बार किया कि हाँ समझा क्या है. फिर उसके बाद हम लोगों ने रिफिलेबल किया, कोलैबोरेशन किया था, जहाँ पे 10 प्लास्टिक बॉटल्स फॉर वार्म मील एंड 10 प्लास्टिक बॉटल फॉर हैंड सैनिटाइजर और होम केयर लिक्विड्स ऑफ 500 ml. तो उन्होंने वो 500 ml दिया उनको, वही प्लास्टिक बॉटल जिससे लेके आते. तो ऐसा ऐसा करने लगे. तो फिर हम लोग पेट बॉटल पे डेडिकेटेडली फोकस इसलिए अभी कि उसका जो कैटेगरी है तो वो PP कैटेगरी होता है जो पेट का होता है, और जो उसका जो रिंग होता है, रिंग और कैप्स, वो HDP कैटेगरी होता है. और HDP कैसा है, वो इजीली रिसाइकल है. तुम उसको कट करना पड़ेगा तुमको, और तुम्हारे दो तरीका है जिससे रिसाइकल कर सकते हो. ये जो दूसरा पेट बॉटल है खाली विदाउट रिंग्स एंड कैप्स, उसको रिसाइकल करने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट और बहुत टाइम लगता है. उसको रिसाइकल करने का प्रोसीजर भी बड़ा है वो. तो ज्यादा लोग उसमें फोकस करते नहीं, क्योंकि वो फटाक से रिसाइकल नहीं होता है. और ये कैप्स और रिंग हम ही रिसाइकल कर सकते हैं. तो उसको बेसिकली कट और क्लीन करना है अपने को अच्छे से. फिर उसके बाद एक मोल्डर मशीन ले सकते हैं, और अपने को जो मोल्ड चाहिए उसके हिसाब से मोल्ड डिजाइन करके, जैसे हम लोग को फ्लावर पॉट चाहिए तो उसके लिए एक समझो ना एक्स अमाउंट ऑफ 20 kgs ऑफ श्रेडेड प्लास्टिक चाहिए, HDP कैटेगरी रिंग्स और इसका. तो वो मोल्ड में तुमने डाल दिया तो हीट होके वो प्रोडक्ट बन गया. सिंपल है, उसने कुछ करना ही नहीं, खाली वो ऊपर से तुमको डाल देना ढक्कन का जो भी श्रेडेड है, और नीचे जाके वो तुम्हारे मोल्ड में बैठ जाएगा. और वो तुम जैसे ही वो एक आधे घंटे बाद खोलते हो, जैसे ही ठंडा हो गया और वो रिसाइकल हो गया. अब समझो वो पॉट टूट गया, अब वो बना इतना मेहनत से, रिसाइकल हुआ, अब क्या करे. और इसका अच्छा बात है ये वापस रिसाइकल हो जाएगा. वही पॉट को वापस श्रेडर मशीन में डालना है और वापस श्रेड हो गया. और फिर उससे हुआ था. तो ये HDP कैटेगरी इसलिए फेमस है, और उसमें ज्यादा चीज उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं. कुछ भी टूट भी गया, कोई बेंचेस बना के दिया किसी को हमने, अच्छा खासा स्टूल फुली रिसाइकल, तो वो टूट भी गया तो हम वापस डाल के हमारा जो वो टाइम पे मोल्ड रहेगा, तो वो मोल्ड में जैसा पेन का मोल्ड है तो वैसा पेन के मोल्ड में हम लोग रिसाइकल कर सकते. तो अभी जैसे आप हेम्प बोल रहे हो, एल्गी बोल रहे हो, सीवीड बोल रहे हो, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है इस पे. मैंने देखा साउथ इंडिया में कोई तो एक बंदा है, वो ये सीवीड कलेक्ट करता है और कोई कंपनी को देता है. तो वो लोग उससे प्लास्टिक के साथ थिन लेयर्स बनाना अभी चालू कर रहे हैं वो लोग धीरे धीरे. और उसको अभी प्लास्टिक को हटा के उसको बदले में ये एल्गी का जो प्रोडक्ट बनेगा, प्लास्टिक लेयर दिखता प्लास्टिक जैसे, पर वो इजीली रिसाइकलेबल है, क्योंकि वो आया सीवीड से, वो आया ही नेचुरल तरीके से, तो उसका डिकम्पोजिंग वगैरह इजीली है. तो उसमें कोई केमिकल एड ऑन ज्यादा नहीं करते हो लोग. जैसा हेम्प का भी आप बोल रहे हैं, हेम्प का भी बहुत सारा बैग्स है और अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहा है. नॉर्थ में तो काफी ज्यादा फेमस है, ऋषिकेश, मनाली, ये सब जगह पे तो हेम्प का ही वो उधर जन्नत है सबके लिए. अब प्रोडक्ट का अगर आप बात करते हो, मैंने सोचा अभी तो लकीली मेरा एक फ्रेंड था, सेंट गोबेन करके, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, फ्रेंच मल्टीनेशनल, उनका ऑफिस है फ्रांस में और इंडिया में. तो उसने बोला कि मेरे साथ मेरे कंपनी में बात करके तू कुछ कर सकता है क्या हमारे लिए, हम लोग कैसा इसको ये करें.
बाई फूड को कैसा सपोर्ट करें। मैंने बोला एक तो हमारा इवेंट है, उसमें तुम हमको सपोर्ट कर सकते हो, और दूसरा एक है कि तुम्हारा जो प्लास्टिक वेस्ट हुआ है, जैसा रोज खाना मंगाया तो समझो स्विगी से आया, डब्बे में आया प्लास्टिक के, तुम्हारा स्केल टूट गया है, तुम प्लास्टिक बॉटल जूस मंगाते हो ऑफिस में, तो वो सब तो कचरे में जा रहा है ना, तुम उसको सेग्रीगेट करो और मैं तुमको रिसाइकल कर देता हूँ उसको। सही है। तो फिर हम लोगों ने उनके आज एनवायरनमेंट डे से हम लोगों ने चालू किया ये प्लास्टिक फ्री जून कलेक्ट टू कनेक्ट करके। अच्छा। तो कलेक्ट करके फिर अपन उसको कनेक्ट करेंगे रिसाइकल के। तो फिर उनका मुंबई में 4 ऑफिसेज है, तो वो लोग ने अलग से ऐसा सेग्रीगेशन बिन रख दिया जिसमें लोग अपना क्लीन्ड प्लास्टिक आइटम्स डाल देंगे। तो अब मैं उनको स्पेसिफिकली बॉटल बोलने से सब बोल दिया प्लास्टिक आइटम्स करके। तो मेरे से जो रिसाइकल होता है तो वो मैं रिसाइकल करूंगा, और मेरे से जो नहीं होता है वो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं उनको दे देंगे। अब मेरा ये भी है कि मेरे को कंपनीज को अप्रोच करना है CSR फंड्स के लिए कि तुम हमको सपोर्ट करो, वी आर डूइंग अ गुड कॉज करके। अब यूजुअली क्या मेरा लॉजिक है कि जब NGOs जाते हैं ये सब के लिए तो वो लोग का एक ही थीम रहता है, जैसा we'll plant 10,000 trees, we'll eradicate that। पर जब मैं उनसे मांगने जाऊंगा तो मेरा उनको देने का 3 चीज़ है। एक तो है तुम अगर हमारे को CSR फंड देते हो बाई फूड प्लास्टिक इंडिया को, हम लोग इवेंट्स करेंगे, वो इवेंट्स में लोगों को खाना मिल गया, एक वो हो गया, तुमने प्लास्टिक बचा लिया, 2 हो गया। अब वही प्लास्टिक से मैं तुमको रिसाइकल करके प्रोडक्ट भी बना के दे सकता हूँ एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के नाम पे। तो तुमने जो फंड दिया उसको तुमको वापस रिटर्न में भी मिल रहा है सामान। जैसा तुम पेन बोलो तो तुम्हारे पेन के इंस्क्राइब लेगा कि XYZ कंपनी ऐसा करके, और मैं एक 10,000 जो भी बैचेस है उसका जो ऑपरेशन कॉस्ट लगता है वो एक मिनिमम डिस्काउंट रेंज में आपको दे सकता हूँ। तो वो एक सर्कुलर इकोनॉमी बंद हो गया। तो मैं वो उसको ब्रांड भी कर सकते हैं, मार्केट भी कर सकते हैं कि हमने इतना 20 टन ऑफ प्लास्टिक सेव्ड एंड वी हैव 1,000 प्रोडक्ट ऑफ द सेम प्लास्टिक व्हिच वी सेव्ड, और फिर ये रिसाइकल मतलब जितना भी 1 महीने का प्लास्टिक का कचरा है ऑफिस का, और वो लोग एकदम क्लीन हो जाएंगे, वो लोग इको वॉरियर जैसा हो गया। So basically you're making a sustainable cycle. सर्कुलर, मैं बस सर्कल बंद करना चाहता था हमेशा कि क्या करे क्या नहीं। और मेरा गोल ये था कि मैंने जाना कि प्लास्टिक से कपड़े ही बनते हैं, वो मेरे को पता था, क्लोथ्स बनते करके। अब मेरे को इतना पता है कि स्लम्स में लोग रहते हैं उनका पगार कितना है, इतना तो मेरे को पता ही है कितना कमाते हैं और कितने खर्चे वो भी मेरे को पता चल गया है। वो तो मैं रह रहा हूँ तो मेरे को अंदाजा है। तो मैंने बहुत सारे इश्यूज देखा कि ये जो यूनिफॉर्म्स वगैरह है बच्चे लोग के, वो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं आजकल, और उनको 2 जोड़ी लेना है, वही दुकान से स्पेसिफिकली लेना है। तो मैंने फिर अभी मेरा प्लानिंग ये चल रहा है मेरे दिमाग में कि मैं एक मीडियम और एक कनेक्शंस तक पहुंच जाऊँ जहाँ पे इनको एक जोड़ी यूनिफॉर्म मैं दे दूँ, और कॉलेज स्कूल्स और जिससे भी टाई अप करके एक जोड़ी मैं दे देता हूँ और एक जोड़ी फैमिली दे देगा, और वो भी रिसाइकल्ड प्लास्टिक से यूनिफॉर्म। मेरे को फुल्ली डिपेंडेंसी मेरे ऊपर मेरे को नहीं करना है, तुम एक लो और एक हम दे देंगे करके। सो यू ऑल्सो, आई एम नॉट डिपेंडिंग, तुम बोले अरे हाँ सब दे दिया तुमको। तो वो मेरा एक ये है कि कम्युनिटीज को वापस देना है मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है तकलीफें बहुत ज्यादा है उधर, बहुत नेक्स्ट लेवल तकलीफ है वहाँ पे। तो वो तकलीफें धीरे धीरे छोटे छोटे तकलीफें को मेरे को लोगों के लिए दूर करना है, और तब जाके एक अच्छा सोसाइटी बनेगा यहाँ पे। और मेरा बाहर जाके मैं जब आऊँगा तो वहाँ का जो कल्चर है देखूंगा कि इनबिल्ड क्या कर सकते हैं यहाँ पे लोगों में, अपन वो अवेयरनेस कैसा कर सकते हैं, अलग अलग देशों के प्रॉब्लम्स क्या है, अलग अलग सोल्यूशंस कैसे यहाँ पे लेके सकते हैं। वो लोग का सोल्यूशन है प्लास्टिक के इसमें क्या है, वो लोग पेट को कैसा रिसाइकिल करते हैं, HDP में वो लोग क्या करते हैं, फिर क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्या करते हैं, वो लोग वाटर को कैसा रिजर्वायर बनाते हैं, वेल्स कैसा वो लोग डीप डाइव करके ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। एक नाम है फ्री वाटर करके, US में अगर आपने देखा रहेगा सुना रहेगा, काफी ट्रेंडिंग है। तो वो लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम टिन कैंस में वो लोग फ्री में पानी देते हैं लोगों को। एडवर्टाइजमेंट वो खतरनाक है। और उनको मैंने काफी पहले रीच आउट किया, 1 साल पहले ही। और वही उनका सिस्टम कैसा है कि कंपनी से लोग पैसा लेते हैं और वो बॉटल पे एडवर्टाइज करते हैं वो लोग, और पानी जो अंदर है वो फ्री है। तो इन लोगों का कॉस्ट जितना भी है, जितना पैसा लेते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से ही वो पूरा बन जाता है, एल्यूमिनियम बॉटल बन जाता है, पानी बन जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। एंड देयर प्रॉफिट इज आल्सो रिमूव्ड आउट ऑफ इट। और उनका वो चैरिटी के निकालते प्रॉफिट और लोगों को वेल बना के देते हैं वो लोग। अच्छा, और वो लोगों को भी पानी दे रहे करके। तो ये सब में से, और मैंने फिर उनके एक टीममेट से मैंने एक जूम कॉल किया था, तो उनको मैंने बोला बोला अप्लाई करके देखता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपन लेके आ जाए, ऐसा कुछ जो चीज़ है जो इंस्टेंटली लोगों को हेल्प करेगा तो अच्छा हो जाएगा, और पानी भी दे रहे और
अलग से भी एक ब्रांच आउट होएगा उसमें, तो उधर से कुछ रिस्पॉन्स आया था, फिर इतना पॉजिटिव नहीं बोला, कभी ना कभी वापस रीच आउट करता हूँ, अभी रुकता नहीं हूँ मैं, इतना पूछ के आगे चले गया हूँ इंटरनेट के थ्रू, कहाँ से कहाँ निकल गया हूँ मैं, यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। कभी इंटरनेट को इतना महत्वपूर्ण दे दिया मैंने, सोशल मीडिया ऐसा को एकदम ये हो गया, स्ट्रांग हो गया, मेरे को मालूम है कि अपने यहाँ सब कुछ है यार, यहाँ पे इतना कुछ अपने यहाँ डेटा है, एक ही क्लिक में, एक ही हाथ में। मैं दिस इज सो पावरफुल। मैं वही उस दिन सोच रहा था कि लाइक द डेज बिफोर व्हेन माय पेरेंट्स और लाइक उनके पेरेंट्स यूज्ड टू टेल नहीं पढ़ाई कर ले कुछ नहीं होएगा, आजकल वो नहीं, आजकल ब्रो बी अवेयर देन सब कुछ हो सकता है। वही उनको कैसे यूज करना है वो तुम्हें पता चाहिए। और आज भी मैं बोलता हूँ ये फेलोशिप के बारे में किसी को पता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है करके, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे दोस्त लोगों को भी नहीं पता था। तो ये सब चीज लोगों तक पहुंचेगा, ये सब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके तुम कुछ ना कुछ नया नया सीखो, तुमको एक दुनिया देखने मिलने का चांस है। और मैंने ये दुनिया देखने का ना, मैंने एक मूवी में देखा था, एक साउथ इंडियन में, उसके जो डैड रहते हैं वो इज ब्लाइंड, और उनका जो सन है तो उनको एक ही चीज बोलता है, वो सन देख सकता है। मैं बोला देख बेटा, मैंने ये इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बोला, इंडिया इतना बड़ा है, काफी बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं दुनिया देख नहीं पाया, तेरे पास आके तो पूरी दुनिया देख करके, अरे जो बोला। और वो जो इंस्टेंटली मेरे को हिट हुआ, मैं बोला बाहर जाना है, मेरे को घूमना है, देखना है। वो ना इंडिया ही इतना बड़ा है कि यही इसमें 50 60 70 साल में मैं नहीं देख पाऊंगा। बाहर का क्या देखना है, जो इंडिया में इतने तरह तरह के आर्किटेक्ट, कलर, मंदिर, ये सब शॉकिंग है कि कैसे हो सकता है। और ये सिटी इतना खतरनाक है, मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि यहाँ पे सपनों का शहर, ये खतरनाक जबरदस्त नाम है, क्योंकि सपने इतने देख रहे लोग और हकीकत में वो बदल भी रहा है करके। तो फिर मेरे इंस्टाग्राम नाम भी वैसे ही मैंने चूज किया, क्योंकि मेरे को सब कुछ सिखाया बॉम्बे ने, और मैं बॉम्बे का ही सब बॉम्बे आइट हूँ, तो मुंबई से हूँ, तो मेरे को लोग भाई भी बुलाते थे। तो मैंने बोला यार कुछ यूनिक नाम हो जाए। और मेरे को मेरे रैप करियर के लिए, तो जब मैंने स्टार्ट किया था और रुक भी गया है उसका रिलॉन्च करूंगा कभी ना कभी, तो कुछ नाम चाहिए, जैसे सबका स्टेज नेम होता है, जैसे एमीवे हो गया, जैसे डिवाइन हो गया, नीजी हो गया, हाँ। तो मैंने बोला यार कुछ तो चाहिए, कुछ तो बॉम्बे। फिर मैंने उसको बॉम्बे भाई नाम बना दिया। फिर मैंने बोला जो भी है बॉम्बे और भाई दोनों मिक्स करके जोड़ दो। फिर हमने रिलीज किया गाना, हमारा शायद एक ही दिन में 5-6 हजार, 48 आवर्स में 5-6 हजार व्यूज भी चले गए था तभी के टाइम में। अच्छा खासा रैप था। फिर वहां से फिर 2-3 गाने निकाले मैंने। फिर मैंने बोला कि चलो डाइवर्ट होता हूँ, बोला मैं पहले देखता हूँ मेरा करियर, फिर कम बैक करूंगा। पर फिर तभी से मेरे को लिखना और स्टोरीज ये सब इंटरेस्ट करने लग गया। फिर बोला म्यूजिक आर्ट ये बहुत सही चीज है, इमोशंस को बाहर निकाल सकती है, और उसका वो जो मीडियम है म्यूजिक के थ्रू, मैं तो बहुत फैन हो गया था तभी। फिर मेरे फ्रेंड्स वैसे ही बढ़ते बढ़ते गए, फिर तभी से लोग जानने लगे कि अरे ये रैप करता है ऐसा। तो नाम काफी बन गया अभी मेरा, अभी नाम को सस्टेन करना है। Nice. I think so. The story was crazy. Like I love to do more podcasts with you in future. Once you come back from Germany, we'll call. और किससे मिलेंगे फिर वहाँ से? Because we'll also see your vlogs. Hope so. Hope so कैमरा मिला तो। ठीक है, we'll try our best. अगर फंड करने का शक्ति को सुपर थैंक्स लिखो नीचे शक्ति करके का बटन है। हाँ, 50,000 रुपीज तो शक्ति। मैं बर्लिन वाला एड्रेस भेज देता हूँ, वहां से अमेज़न डिलीवरी कर दूँ तुम लोग। सही। Anyways, thank you for coming, bro. Thank you, bhai. And I seriously love. This was the most cherryest बोल सकते हैं हमें। ऐसा मतलब टूटी फूटी था ये एपिसोड। मतलब मजा आया सुनने को, इतना एफर्ट्स डाल के फ्रॉम स्लम्स टू अभी जर्मनी बंदा जा रहा है यार। लाइक दैट्स मोटिवेशनल है। ये तो बहुत मोटिवेट कर मैच बॉक्स अपार्टमेंट हमेशा सोचता हूँ। आई लर्नड अ न्यू वर्ड, मैच बॉक्स। और मैंने खुद उसी टाइम सोचा, मैंने कभी ऐसा वर्ड यूज भी नहीं किया। जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनको मतलब बताता हूँ वेयर आई कम फ्रॉम, को सब चीज बता देता हूँ कि मेरे को ये चीज मेरे लिए बड़ी क्यों है। क्योंकि जब इतने लोग मेरे को मिलेंगे बाहर और इतने लोग के साथ मैं जुड़ूंगा, तो मेरे लिए वो एक आई ओपनर है, और मेरे कम्युनिटी के लिए भी बड़ी बात है। वो लोग और देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। For them, we say apartment of 2 BHK is a small thing because they stay in a house which is like 3 to 4 BHK big, और उन लोग के लिए ऐसा छोटा वाला घर is like nothing, bro. But it was really inspirational, and I think so. If people want to listen, please comment or call Shakti back. And thank you for coming, bro. Like nice talking to you. Much love and all the best for your. कल शक्ति जा रहा है, bro. कल सुबह जा रहा है। No, सूरज जा रहा है वो उसके फ्रेंड के यहाँ पे। सूरज जा रहा है। तो मेरे को 30 को जा रहा हूँ मैं। तो दिक्कत ये है कि मैं जा रहा हूँ सूरत मेरे दोस्त की शादी में 2-3 दिन के लिए। तो मैं कल जाऊंगा, तो फिर मैं आऊंगा शायद
शायद थर्सडे के हिसाब से ऐसा, हाँ। वेडनेसडे रात को आऊंगा, मेरा खाली थर्सडे है। हाँ। तो मेरे सब दोस्त लोग और घर वाले हो रहे तू क्या है, 2-3 दिन बचा उसमें भी तू जा रहा है, तू आएगा नहीं तो थर्सडे हो। तो मस्ती मजाक कर रहे सही, और वो सही। दोस्त को भी पता नहीं मैं आ रहा हूँ करके। मेरे दोस्त लोग आज ही निकल गए दूसरे, मैंने बोला कि मैं कल आता हूँ ये पॉडकास्ट खत्म करने के बाद। तो मैं बोला फिर उसको बताया नहीं मैं आ रहा हूँ, उसको लग गया कि मैं मेरा टिकट हो गया है ट्यूसडे का, मेरा फ्लाइट है करके, तो उसको पता ही नहीं मैं जा रहा हूँ उसके शादी में। सही 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 सही। दोस्ती इंपॉर्टेंट है भाई, हमेशा से एक ही उसूल है, बिकॉज दोस्ती और एजुकेशन एकदम खतरनाक। अगर इफ आई वाज नॉट एजुकेटेड I won't be able to speak in this language or make sure that people understand what I want from them, what changes should be done. So I want children to be educated, and education has the power to reach here. I'm the live example. Done my BCom, done my masters. Through education I reached out to a different organization at a different world without meeting them. Now winning this fellowship, now recognized by different mediums. If I won't be able to speak through different languages, or if I wouldn't be educated, then my mind would have never been this opened. I wouldn't see the world through a different eye. I will be always caged up because I have only limited access to education. But now I'm much more educated. I want to learn more. So my dream is to, I've seen movies where people, if you remember, वो Infinity to ऐसा करके था, आई नो। वो मूवी है जिसमें ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में बुलाते हैं अच्छा। स्टूडेंट्स को। तो फिर मेरा ड्रीम है कि मैं जर्मनी पहुंच गया, फेलोशिप जीत गया, काम भी मेरा चालू हो गया, अच्छा से चल रहा है, सब रिसाइकलिंग यूनिट आएगा, लीगैलिटीज हो रहे, धीरे धीरे कंपनीज हो रहे, बोला ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड कैम्ब्रिज जाते हैं अभी, सपने बड़े देखते हैं करेंगे। बोला ये साल अभी जब तक नहीं जाऊंगा तब तक अप्लाई करते रहूंगा, कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करें, कभी ना कभी तो अपने को मिले। और वहां चले गया, पूरे जनरेशन, पूरा देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है मेरा कि कुछ भी कर सकते हैं, ये सपनों के शहर में, द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई। बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, बट तेरे पास एजुकेशन से सबसे बड़ी चीज है विल पावर। यू आर रेडी टू डू थिंग्स दैट आर लाइक डिफरेंट, एंड वो विलिंगनेस है तेरे पास, सो दैट होल्ड्स यू ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट प्लेटो। प्लेन बोल सकते हैं, मैं प्लेटो पे नहीं। बहुत ज्यादा है ये जो विल पावर आप बोल रहे हैं। तो मैं बीच में गुड फेलोज के लिए भी काम किया था, इट्स इंडियाज फर्स्ट कंपेनियनशिप स्टार्टअप बाय मिस्टर रतन टाटा हिमसेल्फ। तो वहां पे भी मैंने थोड़ा काम किया, फिर मैं सीनियर्स का प्रॉब्लम समझने लग गया। तो मैं तो मेरे दोस्तों के साथ ही रहता था आज से ज्यादा टाइम, फैमिलीज के साथ काम, दोस्तों के साथ ज्यादा। तो फिर वो सीनियर सिटीजन के जब मैं लोगों से काम किया, लोगों ने इतना सारा अचीवमेंट किया, बट दे आर स्टिल लोनली भाई। Their children are in, my mom wants me to go to some other country, work, come here, and she wants to see me happy. But I know when I see these senior citizens, I saw that they are much more happier when they were there with them. They were eager that they should fly and they should, achieve everything. But at the end, they want their children to be together at that point. I learned everything. I learned that how I should keep my parents in future when they are 50, 60 or 70. This I learned at this age. I respect what I learn. I know what feelings they would be going through because I saw these feelings, these emotions with these senior citizens. So I can definitely know how I should take care of my parents, and I will pass on this message to everyone. Without my friends and parents, without my mom, it would be she hasn't done much more education, to be honest. She just done 10th and didn't pass as well, but the logic she has is I can't beat her. Sometimes I go to her with questions and she comes up with answer which I've never even imagined and I have never even thought of it. She's never even studied. She doesn't had much access to the outside world. How could she give me a basic solution? Which I meet different people, I have connections here, and I could not never give the solutions. So she is a god for me, and my dream is the biggest, that I want to build a temple for her. Nothing else in this life. For her, nothing else for her, anyone. But there's a temple for her, which I have never spoke. Like these days, I feel that I should speak what I want in life rather than keeping it to myself. बोलो, लोगों को बताओ क्या करना है, तो लोग सपोर्ट भी करेंगे, कोई खींचेगा भी, कोई पसंद भी नहीं करेगा, पर when you speak then you work. मेरे को लगता है जब मैं बोलता हूँ लोगों को, तो मैं वो चीज करने की कोशिश करता हूँ. You open the possibilities. तो मैं कभी बोला नहीं तो मैं कुछ करता नहीं उसमें. मैं अगर बोल दिया अरे मैं बुक लिख रहा हूँ, तो मेरे को है कि अरे लोगों को बोल दिया, अभी चल ट्राई करते हैं, चल देखते क्या लिखते, पहला लिखा, तो ऐसा ऐसा करके मेरा वो पॉसिबिलिटी जो तुमने बोला वो मेरे लिए खुद ज्यादा ओपन हो जाएगी अभी.
Cool यार bro. If we keep talking, it is gonna like. अरे भाई मैं bro, तो रात भर बोलता हूँ भाई हम लोग के पास मेरे अगर को इसने बोला था, मेरे भाई लोग थे, मेरे कजिन भाई लोग, मैं मिला था उन्हें, तो उन्होंने मेरा नाम सवाल बॉय रख दिया था। तो मैं इतने सवाल पूछते रहता था कि मेरे को जानना है क्या है, क्यों है, किधर है, क्या है करके। अब फिर धीरे धीरे वो सवाल बॉय से लोग ने मेरे को स्क्रू ड्राइवर बोलने लग गया। मैं बोला स्क्रू ड्राइवर क्यों मेरे को बोल रहे, तुम कुछ अच्छा नाम दो ना जिस दे। बोलते यू फिक्स पीपल शक्ति, यू डोंट नो अबाउट दीस थिंग्स। यू फिक्स पीपल एंड यू फिक्स सिचुएशंस वेरी वेल। चलो सही, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे अपन किसी ना किसी के लिए। nice from one screwdriver to another screwdriver. nice. चलो anyways, we'll do a podcast which is extended in future when Shakti comes back from Germany. I will definitely want and that time I think so it will be more मतलब ज्यादा लेंथ में हो सकता है because we'll have a space where we can keep on talking and talking. We'll have dinner, lunch there. we'll shoot प्लेट लेके बैठ कर रहे and that is my like now goal. Like you have your goal to go to Germany and do your fellowship. My goal is just to expand and expand. So yes, anyway, thank you for coming. Thank you. And all the best for your Germany trip. किससे लेके आना वहां से? जबरदस्त किससे भाई, पेटी भर के लेके आऊंगा सबके लिए। Shizer. nice. Anyways, guys, thank you. Take care. Shabake, take care. Whatever it is. Peace out. Bye.